Good evening, good evening, good evening. Hello everyone. Welcome back to the day 27 of our 40-day challenge to score 100 percentile in physics. तो बच्चों पिछले 26 दिनों में हम लोग ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोग ने क्लास 11th के शुरू के 20 दिनों में क्लास 11th के सारे चैप्टर्स कवर करे, और पिछले 6 दिनों में हम लोग ने क्लास 12th के जो शुरुआती इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इन सारे पार्ट को कवर कर लिया है. विच ब्रिंग्स अस टू द डे 27 एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12th, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल. बच्चों ये जो डाइपोल वर्ड है, ये डाइपोल वर्ड आपको काफी बार अपने क्लास 12th के सिलेबस में सुनने को मिलता है. अब चाहे बात कर लें आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की, चाहे बात कर लें आप मैग्नेटिक डाइपोल की, और चाहे बात कर लें आप एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड या सिंपल से करंट कैरिंग कॉइल की, इस सब के अंदर आपको एक डाइपोल वाला वर्ड मिलता है और इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. आज की क्लास में मैं डाइपोल के साथ साथ आपको एक टॉपिक और कवर करके देने वाला हूं, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या सिंपल मैग्नेटिज्म एंड मैटर. इसको भी आज ही की क्लास में हम चटकाने वाले हैं. तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि आज की हमारी टारगेट टॉपिक लिस्ट क्या रहने वाली है. तो एक बार जरा नजर डाल लेते हैं, जरा सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या टारगेट टॉपिक लिस्ट होने वाली है. सबसे पहले आज की कक्षा में, आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में बताने वाला हूं, इसके बेसिक फॉर्मूले बताने वाला हूं, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जेई 2024, जेई 2023, नीट 2023, इनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे थे, कैसे कैसी चीजें पूछी जा रही थी, ये सारी बातें हम अपनी आज सेशन के फेज 1 में कवर करने वाले हैं. सेकेंड नंबर पे हम लोग कवर करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड. अगर कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल किसी और की फील्ड में आ जाता है, एक्सटर्नल फील्ड में आ जाता है, तो फिर उसके ऊपर क्या क्या लगता है, कैसा टॉर्क आता है, कैसा वर्क डन आता है, कैसा टाइम पीरियड आता है, ये सारी बातें हम लोग सेकेंड फेज या दूसरे चरण ऑफ द सेशन में कवर करेंगे. और तीसरे में एज प्रॉमिस्ड मैं आपको चैप्टर नंबर 5 कवर करके देने वाला हूं, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर या सिंपल शब्दों में मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डाइपोल का मतलब फिजिक्स में क्या होता है. तो जब बात आती है डाइपोल की, तो हमेशा हमेशा और हमेशा डाइपोल का मतलब डाइपोल मतलब जिसके पास दो पोलैरिटीज हो. अब अगर आप करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं, तो ऐसे में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से थोड़ी सी भी दूरी पे रखा जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं. तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते थे तो एक प्लस होता था, एक माइनस होता था, कुछ दूरी होती थी और उसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, चार्जेस मिलेंगे और कुछ दूरी पे रखे हुए मिलेंगे. यस, तो ये कहानी मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कर ली. अगर किसी ने मेरे इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज 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 एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेक्चर जाके प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लो, क्योंकि आज की क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एनालॉगस करके ही हम बाकी दो डाइपोल चटकाने वाले हैं. अब बात करते हैं दूसरे डाइपोल की, जो कि मैग्नेटिज्म में देखने को मिलता है, जिसके पास एक नॉर्थ होता है, जिसके पास एक साउथ होता है. अगेन दो पोलैरिटी की फीलिंग आ रही है, और जैसी दो पोलैरिटी की फीलिंग आ गई, हमने नाम इसका भी रख दिया डाइपोल. तो सिमिलरली हम इसको कह सकते हैं कि ये बन गया नॉर्थ और साउथ दो मुंह वाला, नॉर्थ और साउथ दो मुंह वाला, और इसी को हम नाम देंगे मैग्नेटिक डाइपोल. अब होता क्या है कि मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको आप प्यार से बचपन से चुंबक चुंबक कहते थे, तो ये चुंबक तो आपकी मैग्नेटिक डाइपोल होती है, लेकिन जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, प्रीवियस सेशन में लिया क्लास को, तो हमें पता चला कि जरूरी नहीं है कि मटेरियल ही मैग्नेटिज्म दिखाए. एक करंट कैरिंग तार भी तो मैग्नेटिज्म दिखा सकता है. और अगर उसी तार को अपन ने लूप 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 बना दिया या गोल 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 घुमा दिया, तो ऐसी कंडीशन में वो बनाने लगता है एक और मैग्नेटिक डाइपोल. और ये डाइपोल बन रहा है ड्यू टू करंट. कहते इसको भी मैग्नेटिक डाइपोल है, लेकिन ये करंट वाला मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसको भी मैग्नेटिक डाइपोल ही बोला जाएगा बच्चों. लेकिन ये इसका इफेक्ट क्रिएट हुआ है ड्यू टू करंट. तो कोई भी करंट कैरिंग कॉइल मिल गई, कोई भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड मिल गया, तो वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा. उसके पास भी नॉर्थ साउथ की फीलिंग होगी. नॉर्थ साउथ बाकी बार मैग्नेट के पास तो होता ही है, और अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास प्लस माइनस होता है.
अब जब भी आप डायपोल की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि डायपोल की इंफॉर्मेशन को बताना। और डायपोल की इंफॉर्मेशन को बताने के लिए हमेशा एक वर्ड यूज किया जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है, जिसको बोला जाता है डायपोल मूवमेंट वेक्टर। अब चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लें, चाहे बार मैग्नेटिज्म की बात कर लें, चाहे कॉइल की बात कर लें, इन तीनों के अंदर आप इस टर्म को सिमिलरली डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं। अब इस टर्म को हम लोग कैसे यूज करेंगे इन अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो याद करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ था। जब मैंने आपसे बोला था डायपोल मूवमेंट वेक्टर बनाइए, तो डायपोल मूवमेंट वेक्टर आपने बनाया था चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो जितना भी डिस्टेंस होगा उसको चार्ज के बगल में रख दीजिएगा और ये आपका डायपोल मूवमेंट वेक्टर तैयार हो गया। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, चार्ज इनटू डिस्टेंस, एज इजी एज दैट। और इसके पास डायरेक्शन भी होती है, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। सो नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। तो इस तरीके की फीलिंग अगर आप ले लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल क्लियर हो जाता है। अब यही फीलिंग सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी मतलब कॉपी पेस्ट, अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें तो यहां पर भी ऐसी फीलिंग आ रही है, लाइनें बाहर निकल रही हैं, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही। इसका मतलब यहां पर भी पोलैरिटीज की फीलिंग है, यहां पर भी चार्ज की फीलिंग है, यहां पर भी डिस्टेंस की फीलिंग है। बट बच्चों वो चार्ज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहां पर तो वो चार्ज है जिसको आप कूलम्स में नापते हैं, लेकिन यहां पर वो चार्ज थोड़ी ना है। इसलिए हम यहां पर एक नया टर्म यूज करते हैं जिसको हम चार्ज की जगह बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ, और कुछ लोग इसको मैग्नेटिक चार्ज भी कहते हैं। तो अगर आप इस वाले डायपोल की बात करते हैं मैग्नेटिज्म में, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर डिफाइन किया जाता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो देखो फॉर्मूले कितने सिमिलर हैं, आप देखो फॉर्मूले कितने सिमिलर हैं। यहां चार्ज है, यहां मैग्नेटिक चार्ज है, और मैग्नेटिक चार्ज कैसे नापा जाता है? मैंने बोला उसका नाम क्या है एक्चुअल में, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। आप सिंपल पोल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। और लेंथ क्या है? लेंथ मैग्नेट की है। नॉर्थ और साउथ कुन्ने कुन्ने पे हो तो इनके बीच की दूरी क्या होगी? वैसे इसमें भी करेक्शन होता है, लेकिन हम लोग अभी ध्यान रखेंगे ये लेंथ ऑफ द मैग्नेट डायरेक्ट यूज हो जाता है। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल, और इसकी भी डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन क्या थी? नेगेटिव से पॉजिटिव। सो ये था नेगेटिव से पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ टू नॉर्थ। यहां तक क्लैरिटी पकड़ ली? यस सर। अब तुम लोग सोच रहोगे कि तीसरे प्रकार के डायपोल के तो मुंह ही नहीं दिख रहे, इसके तो चार्ज ही नहीं दिख रहे। बच्चों ये फीलिंग वाला डायपोल है। अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल में, एक कॉइल में करंट चला दें, एक करंट कैरिंग कॉइल बना दें, तो आप उसमें अपनी उंगलियां घुमाएंगे तो आपको मैग्नेटिज्म की फीलिंग आएगी। हाँ सर। और आपको ऐसा फील होगा कि यहां से लाइनें जा रही हैं, गोल घूम के आ रही हैं, यहां से लाइनें जा रही हैं, गोल घूम के आ रही हैं, और थोड़ा कॉइल और बढ़ा दो तो सोलेनॉइड की फीलिंग आएगी। फिर से लाइनें जा रही हैं, गोल घूम के आ रही हैं, जा रही हैं, गोल घूम के आ रही हैं। तो यहां पर भी अगर आप अपनी अकल लगाएं, अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो आपको लगेगा हाँ सर ऐसा लग तो रहा है कि इस तरफ कहीं नॉर्थ है और इस तरफ कहीं साउथ है। ऐसे उंगलियां घुमाकर भी पता चल जाता है इस तरफ कहीं नॉर्थ है और पीछे की तरफ कहीं साउथ है। इसके पास भी नॉर्थ साउथ की फीलिंग होती है, और इसीलिए हम इसको मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। लेकिन अगेन यहां पे तो छोर ही नहीं दिख रहे हैं, यहां पे तो पता ही नहीं है वो कितनी दूर है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। इसलिए हम जब भी कॉइल वाला केस होता है उसके लिए एक नया फॉर्मूला लगाते हैं, और इस मैग्नेटिक मूवमेंट को लिखा जाता है आईए। अरे आपसे नहीं कह रहा हूं, आईए इसका फॉर्मूला है आई ए। आई ए मतलब आई फॉर करंट एंड ए फॉर द एरिया ऑफ द कॉइल। और इसका वेक्टर जब बताया जाता है तो एरिया वेक्टर ही बताया जाता है। डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लो, मैं पहले भी बता चुका हूं। उंगलियों को करंट में घुमा लो, अंगूठा नॉर्थ बता देगा। तो डायरेक्शन के लिए एरिया वेक्टर, और यू कैन यूज राइट हैंड रूल। अब क्या होता है जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो बच्चे बोलते हैं ये तो एक टर्न के लिए हो गया, अब सर एन टर्न्स आ गए तो। अरे भाई अगर एन टर्न्स आ गए तो एन से मल्टीप्लाई कर दियो। तो फॉर एन टर्न्स, अगर बात करें फॉर एन टर्न्स, तो आप कुछ मत करना, सिंपल फॉर्मूला लिख देना, नहीं आइए मतलब एन आइए, तो m इक्वल्स टू एन आइए। ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर एन टर्न्स ऑफ द कॉइल। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट सिस्टम बना सकते हैं। ऐसा पेपर में बहुत बार देखने को मिला है कि उन्होंने बोला यार ज्यादा मत बताओ यार हमको, यार
तुम केवल मैग्नेटिक मूवमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट सिस्टम बता दो। तो यूनिट सिस्टम देखिए कितना प्यारा है, यहां से तैयार करेंगे तो दिक्कत आएगी, यहां से तैयार करेंगे तो आसान रहेगा। करंट बनता है एम्पियर से और एरिया बनता है मीटर स्क्वायर से, तो यूनिट सिस्टम तैयार हो गया दोस्तों, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये यूनिट सिस्टम का फायदा कहां मिलता है, जब आप यहां आते हो, क्योंकि यहां पर पोल स्ट्रेंथ कूलम्स में नहीं नापा जाता। तो पोल स्ट्रेंथ क्या होता है और उसका यूनिट सिस्टम क्या होता है, वो आपको अब पता चल जाएगा। तो मैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का यूनिट सिस्टम यहां यूज कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां यूज करूं एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा पोल स्ट्रेंथ और यहां आ जाएगा लेंथ मीटर में। मीटर ने मीटर को मारा और पोल स्ट्रेंथ नापा जाता है एम्पियर इंटू मीटर्स में। ये आप अलग से ध्यान रखेंगे। तो वैसे तो पेपर में कम यूज किया जाता है पोल स्ट्रेंथ वर्ड, लेकिन कभी यूज किया गया तो आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट सिस्टम कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गए आपके फिजिक्स के 3 डायपोल, जिसमें से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक है आपके पास बार मैग्नेटिज्म और एक है करंट वाला मैग्नेटिज्म। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि फिर तो हर करंट कैरिंग वाली चीज एक मैग्नेटिक डायपोल होगी, तो यह सोचना गलत हो जाएगा। अगर मैं एक सिंपल सा तार बना दूं, देखना जरा, आपके थोड़ा सा लॉजिक क्रिएट करता हूं आपके दिमाग में। अगर मान लीजिए मैंने एक सिंपल सा करंट कैरिंग तार बना दिया, तो ये एक सिंपल करंट कैरिंग तार है, एक सीधा करंट कैरिंग वायर है, ऐसे इमेजिन कर लीजिए करंट कैरिंग तार है। और इस करंट कैरिंग तार में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखूं, तो मैग्नेटिक फील्ड के अगल बगल ऐसे गोल 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 गोल, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल कर लेंगे, गोल 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 ऐसे चक्कर लगा रही होगी, है ना। अब इमेजिन करो, क्या इसके पास नॉर्थ साउथ की फीलिंग है? क्या इसके पास नॉर्थ साउथ की फीलिंग है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है। इसलिए कभी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक डायपोल नहीं बन पाता। तो अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर दे दिया तो वो नहीं पूछेगा आपसे मैग्नेटिक डायपोल, वो केवल कॉइलों के केस में ही मैग्नेटिक डायपोल पूछेगा। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, तुम्हारे बुद्धि और क्लियर कर देता हूं। अगर मैंने बना दिया एक सुंदर सा, नहीं इमरती नहीं जलेबी नहीं, ये मैंने बना दिया एक सुंदर सा टोरॉइड। अगर एक मैंने सुंदर सा टोरॉइड में बना दिया, तो एक काम करते हैं, इस टोरॉइड का जल्दी से हाँ भाई, तो टोरॉइड का जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा देते हैं। तो टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर फंसी हुई होती है, तो ऐसी गोल 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 अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन फंस जाती है। ये सोलेनॉइड अगर होता तो सीधी लाइनें होती, लेकिन ऐसे गोल घुमा के पैक कर दो। ऐसे इमेजिन करो कि सोलेनॉइड होता तो सीधी लाइनें होती, ऐसे गोल घुमा के पैक कर दो, एंड दिस हैज टर्न, ऐसी चूड़ियां बिकती है ना, तो दिस हैज टर्न इनटू अ टोरॉइड। अब टोरॉइड के अंदर जो लाइनें हैं वो आपकी क्या कर जाती है, गोल घूम जाती हैं। अगेन नो फीलिंग ऑफ नॉर्थ, नो फीलिंग ऑफ साउथ, नो फीलिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ डायपोल। तो अगर ऐसे में फीलिंग नहीं आ रही है, इसका मतलब इसका भी डायपोल मूवमेंट जीरो है, इसका भी डायपोल मूवमेंट जीरो है। तो बच्चों मेरे हिसाब से अभी मैंने शुरू के 10 से 15 मिनट के अंदर आपको डायपोल की एक शानदार और एक जानदार फीलिंग दे दी है। इसलिए कभी भी फिजिक्स में डायपोल वर्ड आए, डरना नहीं है। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। अब जब बात हो चुकी है डायपोल की, यूनिट सिस्टम की, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? सर अब क्वेश्चंस पे आ जाओ जल्दी से, मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चंस बता दो कैसे आते हैं। तो पहले तो आप ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आईए वाला जो फॉर्मूला है, इसमें मैग्नेटिक डायपोल के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास है चार्ज इनटू पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है, ये मैग्नेटिक डायपोल का। आज इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी डील कर रखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन, और आप लोग भी तैयार हो जाइए, एक पेन कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन हमारा 2022 का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर आएगा। तो मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से यहां तक रीड कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है जी? सो 10 सेकेंड्स फॉर यू गाइस टू रीड द क्वेश्चन। हाँ जी, 5 सेकेंड बचे हैं अब बस। ठीक है भाई, छोटा क्वेश्चन है यार, हो जाएगा, पढ़ लोगे जल्दी से। 2 सेकेंड बचे हैं बस, हो गया बस 1 सेकंड बचा है। चलो खत्म, स्टार्ट करते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ 314 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 14 एम्पियर इज बेंड टू फॉर्म अ सर्कल। तो देखो एक वायर दिया गया है और आपने उस वायर का एक सर्कल बना लिया, 314 सेंटीमीटर का वायर का लेंथ है। आपसे पूछा गया है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल इज, अगेन एम्पियर मीटर स्क्वायर में मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आइए लगाते थे, जल्दी से आंसर पा लेते हैं। तो
आई कितना दिया है बच्चों, करंट कितना दिया है 14 एम्पियर, और एरिया बनेगा हमारा पाई आर स्क्वायर से। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर लेंथ दे रखी है, रेडियस नहीं दे रखा है, तो हम एक काम करेंगे, इसी लेंथ को 2 पाई आर के बराबर रख देंगे। सो 2 पाई आर इक्वल टू 314 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल टर्न इनटू 3.14, और अगर ये 3.14 में टर्न हो गया तो पाई ने पाई का हिसाब कर दिया और रेडियस की वैल्यू आ गई 1/2 मीटर्स। अब मैं इस रेडियस को डायरेक्ट यूज करूंगा यहां पर, तो पाई आर स्क्वायर इसकी जगह यूज करूंगा 1/4, एंड आई थिंक आंसर आ चुका होगा। तो 14 22/7 1/4। अरे देखो कितनी सुंदर वैल्यू दी है, 7 दूनी 14, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 दूनी और ये आ गया मेरे पास 11। क्या 11 एक ऑप्शन में है? यस, द ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3। तो देखो बेसिक क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें आपको डरने की जरूरत है, आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना था आई ए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है? अगेन इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक डाइपोल एंड 2021 का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, करते हैं। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने का। तो चलिए भैया जल्दी जल्दी जल्दी, मैं हट जाऊं, यहां से हट जाऊं, ठीक है, जल्दी 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 यहां से वहां तक पढ़ लो, फटाफट 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 पढ़ो, फटाफट पढ़ो, बिना टाइम वेस्ट करे, पेन कॉपी हाथ में रखो, आ जाओ करना हो स्टार्ट। हाँ, आधे तक पहुंच गए, ठीक है, 10 सेकंड और, चलो ठीक है ठीक है, पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी पढ़ो, है ना, मक्कारी नहीं, मक्कारी नहीं, कोई मक्कारी नहीं करेगा यहां पर, बहुत करीब है पेपर, है ना, मक्कारी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए, अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 24A एंड रेजिस्टेंस R is wound up as a current carrying coil in the shape of an equilateral triangle of side A। यहां पर रुको, पहले देखो 24A का तार है, कितना लंबा तार है? 24 into A, इतना लंबा तार है, और आपने कितनी साइड के ट्रायंगल? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड क्या है? A, उसमें आपने उसको वाउंड किया है, रेजिस्टेंस इसका R है। तो बच्चों अगर इमेजिन करें तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर एक साइड को A रखा, दूसरी साइड को A रखा, तीसरी साइड को A रखा, तो जो टोटल पेरीमीटर बनेगा वो कितना बनेगा? 3A, और हम पे तार कितना है? 24A। इसका मतलब क्या कह रहे हो सर? अरे बंधु, इसके टर्न सोचो कितने बन जाएंगे। तो 24A का तार है, 3A का पेरीमीटर है, टर्न्स की संख्या हो जाएगी 24/3, मतलब 8 टर्न्स। तो जल्दी से एक काम करते हैं, अपन फटाफट ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, और ट्रायंगल में ध्यान रखेंगे 24 टर्न्स बनेंगे 24 टर्न्स, ठीक है जी। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंड देन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। अब उन्होंने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं बंधु? 4। अगर 4 साइड्स होती हैं तो 24A/4 6। तो स्क्वायर के केस में ये बनाएगा 6 टर्न, सॉरी हाँ, ये 24 टर्न्स लिख दिया मैंने, 8 टर्न्स, और इसके केस में बनाएगा 6 टर्न्स। क्लियर, एकदम परफेक्ट। तो 8 टर्न हो गए हमारे इन केस ऑफ ट्रायंगल, और 6 टर्न हो गए इन केस ऑफ स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे पढ़ते हैं। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स V0, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल्स इन द केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर इज 1/√y, वेयर y इज, y का ऑप्शन निकालना है। तो बच्चों उन्होंने आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट कंपेयर करने को बोला है, लेकिन बीच में कहानी को उलझाने के लिए थोड़ा सा ऐसा कुछ दे दिया है कि वोल्टेज लगाया V0, रेजिस्टेंस है R। इसका मतलब क्या है? तार वही, तार वही, R वही, तार वही, R वही, वोल्टेज सेम। इसका मतलब दोनों कॉइलों में बहने वाला करंट भी सेम ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल में करंट अलग बह रहा है और स्क्वायर में करंट अलग बह रहा है, दोनों में बहने वाला करंट सेम है। इस बात का कहानी उन्होंने वोल्टेज और रेजिस्टेंस से बनाई है। तो आप लोग इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टाइप में कुछ बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें दी थी सर, संपट नहीं पड़ा। तो संपट नहीं पड़ा, उसका रीजन ये हो सकता है आप ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन करंट के लिए दे रखी है, तो योर करंट इज सेम इन बोथ द केसेस। अब अपन जल्दी से ट्रायंगल का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, उसको कंपेयर करते हैं स्क्वायर से। तो ट्रायंगल बनेगा M = NIA, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स हैं इस बार, तो NIA। N की वैल्यू 8, I की वैल्यू I, एरिया की वैल्यू, अरे एरिया की वैल्यू √3/4A²। ट्रायंगल का एरिया √3/4A²। ये हमारा ट्रायंगल का आंसर आ चुका है। ऐसी स्क्वायर का निकाल लेते हैं, जल्दी से स्क्वायर का निकाल लेते हैं। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, और ऐसी स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर के टर्न से 6,
करंट है आई और एरिया तो सिंपल होता है ए स्क्वायर। अब दोनों को अगर डिवाइड करें, देखना इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर, तो आप देखिएगा किसको ऊपर रखना है, ट्रायंगल को ऊपर रखना है, स्क्वायर को नीचे रखना है, डिवाइड करते हैं दोनों को। सो अगर डिवाइड करूं मैं आई से आई मार दूंगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का हिसाब कर दूंगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का हिसाब कर दूंगा, 4 दूनी 8 लिख दूंगा। तो बेटा ट्रायंगल का आंसर और स्क्वायर के आंसर का डिवीजन 2√3/6 हो जाएगा, जिसको मैं प्यार से 1/√3 भी लिख सकता हूं। अब जैसे मैंने इसको 1/√3 लिख दिया, आपको कहानी एकदम क्लियर हो गई। इसी को लिखना है 1/√y, और 1/√y इज 1/√3, देन y इक्वल टू 3। तो आंसर भी हो गया ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? तो देखो थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपकी बुद्धि भी खुलेगी कि हाँ, हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिक फॉर्मूला लगाना है, लेकिन बीच की इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, ये है ईयर 2020 का। तो ईयर 2020 का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल गोइंग अराउंड इन अ सर्कल कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ करंट कैरिंग लूप। ऐसा बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा कि वो आपके सामने एक चार्ज घुमा देंगे और बोलेंगे क्या दिख रहा है, आप बोलोगे चार्ज दिख रहा है, कहते नहीं नहीं दोबारा देखो क्या दिख रहा है, आप फिर बोलोगे चार्ज दिख रहा है, कहते नहीं भैया ढंग से देखो क्या दिख रहा है। तो वो आपसे चाहते हैं बुलवाना कि करंट दिख रहा है। तो घूमता हुआ चार्ज भी करंट बनाता है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि घूमता हुआ चार्ज को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो यहां पे करंट का फॉर्मूला बन जाता है Q/T या सिंपल Q इंटू एफ। तो अगर किसी को नहीं पता तो घूमता हुआ चार्ज करंट बनाता है, जिसको बोलते हैं चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी या चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। ये घूमते हुए चार्ज का बनने वाला करंट है, अच्छे से ध्यान रखना। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q is moving in a plane with speed v under the influence of magnetic field b। तो आपको एक स्पीड v लगाई गई और उसमें मैग्नेटिक फील्ड b लगाई गई। अब क्या होता है, जब भी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, पिछले सेशन में ही पढ़ाया था, जब भी किसी कमरे में मैग्नेटिक फील्ड हो और उसमें चार्ज पार्टिकल को उसके परपेंडिकुलर फेंक दिया जाए, तो चार्ज पार्टिकल उई 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 गोल गोल चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है। अगर चार्ज पार्टिकल गोल गोल चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है तो मतलब वो करंट बना रहा है, और अगर वो करंट बना रहा है और गोल गोल चक्कर लगा रहा है तो एरिया भी है, इसका मतलब उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों के सर में दर्द करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर एक्चुअली 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक मैग्नेटिज्म से लाना है अपने पिछले वाले टॉपिक से, जिसमें चार्ज पार्टिकल गोल गोल चक्कर लगाता था, वहां से आपको टाइम पीरियड लाना है, और यहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है m = IA। तो चलिए आराम से करते, कोई बड़बड़ी नहीं करेंगे, फिर मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा। तो पहले अपन सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है IA। आई करंट अभी भी सर ने बताया Q/F, F को लिख देते हैं टाइम पीरियड, और A सर ने बताया होता है πr²। अब टाइम पीरियड बनता है 2πm/QB। ऐसे मत देखो मुझको, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है। टाइम पीरियड बनता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 2πm/QB इंटू πr²। अब बच्चों देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। पाई का टर्म पाई से कैंसिल हो रहा है, अगर इस Q के टर्म को ऊपर उचकाएं, ठीक है, टाइम पीरियड नीचे लिखना था ना, हाँ सही है, तो 2πm/QB, और अगर इस टर्म को ऊपर उचकाएं तो देखो क्या बनेगा, देखो देखो देखो, ऊपर बनेगा Q²B अपॉन नीचे बनेगा 2m और यहां बनेगा r²। अब रेडियस का फॉर्मूला किसी भी मैग्नेटिज्म के अंदर होता है mv/qb, और अगर mv/qb लिखूं तो m²v²/q²b²। ये हमारा रेडियस का स्क्वायर हो गया। अब Q² ने Q² को मारा, B ने B को मारा, M ने M को मारा, और यहां से हमारा देखना क्या आंसर बन रहा है, आंसर आ रहा है mv²/b। ये हमारा आंसर आ रहा है। तो अब एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, mv², ओके नीचे 2b आएगा, तो mv²/2b अच्छे से चेक कर लो। मैंने Q² को Q² से मारा, B को एक B से मारा, M को एक M से मारा, तो ऊपर बचा mv², नीचे बचा 2 और यहां पे B, तो mv²/2b चेक करते हैं कोई ऑप्शन है क्या, mv²/2b²। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो इनके सारे ऑप्शन वेक्टर्स में हैं, इसका मतलब वो चाहते हैं कि आप उनको मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी बताएं। अब बच्चों इमेजिन करवाता हूं, जल्दी से देखना, ठीक है। ये +q चार्ज है, ये तुम्हारी वेलोसिटी v है, और ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड b है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड b है। जल्दी से अब देखना, v क्रॉस b करा तो v क्रॉस b, ये v है, अंदर b है, करके देखो v क्रॉस b, तो डायरेक्शन कहीं फोर्स की ऊपर, इसका मतलब सेंटर कहीं यहां होगा, और सेंटर अगर यहां हुआ तो यूं ही ऐसा चक्कर लगाएगा। हाँ सर,
अगर ये ऐसा चक्कर लगाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा करंट बनाएगा, और अगर ये ऐसा करंट बनाएगा तो राइट हैंड लगा के देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर आएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है मैग्नेटिक मूवमेंट उसका उल्टा होता है? हाँ, कह तो सकते हैं सर। अरे कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ध्यान से देखना फिर से, जहां करंट होता है, जहां एरिया वेक्टर होता है, जहां मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर आ रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मतलब उसका उल्टा है। इसका मतलब हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन तो इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसका माइनस लगा के। तो अब मैं यहां क्या करने वाला हूं, एक बी कैप लगाने वाला हूं नेगेटिव का। तो अब मैं सही फॉर्मूला लिख देता हूं, एम वी स्क्वायर बाय 2b, और मैं बगल में लगा देता हूं बी कैप का नेगेटिव। अब क्योंकि हमें बी कैप को लिख सकते हैं या बी कैप को लिख सकते हैं टोटल बी वेक्टर अपॉन बी का मॉड, तो यहां पर पूरा बी वेक्टर भी यूज कर सकता हूं और नीचे बी का मॉड से बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर अब आप ढूंढ लीजिए, जो भी होगा सही होगा, क्योंकि अब मैंने डायरेक्शन भी लगा दी है। तो यहां पर एम वी स्क्वायर बी तो है, सब कुछ सही है, लेकिन माइनस नहीं है इसलिए गलत है। यहां पर एम वी स्क्वायर बी अपॉन 2b स्क्वायर माइनस बी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहां पर 2 नहीं था और यहां पर पाई है एक्स्ट्रा, मतलब ये भी गलत है। तो हमने देखो कितने बढ़िया तरीके से इस आंसर को ढूंढा। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपने बोला था कि सर ये वाला तरीका तो थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसमें रेडियस भी पुट करना है, ये भी पुट करना है, वो भी पुट करना है। सर कोई छोटा तरीका है क्या? मैं आपको एक छोटा तरीका भी बताता हूं और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। जब भी कोई चार्ज गोल गोल घूमता है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट और उसके एंगुलर मोमेंटम का रेशो हमेशा कंजर्व्ड रहता है। इसको गायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं, अगर आपने सुना होगा। यस, सुना है, थोड़ा थोड़ा सुना है। तो देखो उससे भी आंसर आ जाता अगर थोड़ा सा जल्दी करना होता। मैं आपको सिखा देता हूं, सीखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से हमने याद कर लिया है कि मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशो हमेशा कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है Q/2m। दिस रेशो इज कॉल्ड द गायरोमैग्नेटिक रेशो, पेपरों में आता है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना था, तो हम एंगुलर मोमेंटम को उधर लात मार के भेज देते हैं। अगर एंगुलर मोमेंटम को भेजा तो वहां पहुंचा mvr। एवरीबॉडी नोस एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं, mvr। m ने m को मार दिया, तो यहां से देखो Q/2, वेलोसिटी की जगह v और रेडियस की जगह mv/qb। तो देखो ये मेहनत तुम्हारी मैंने कम कर दी है। आंसर वही बना रहा हूं लेकिन थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में। तो ये मैंने आपको बता दिया इसका ऑल्टरनेट मेथड, ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है जी। तो कोई बच्चा रेडियस रखना चाहता है, टाइम पीरियड रखना चाहता है, उसके लिए ये फॉर्मूले का तरीका है। और कोई बच्चा कहता है नहीं नहीं कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक का मेथड है। इसमें आपका टाइम बहुत बच जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मजा आया आपको? इस क्वेश्चन में मजा आया? ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ये एक सस्ता क्वेश्चन नहीं था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। और मैं बेसिक क्वेश्चन कराने की उम्मीद में भी नहीं रहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमेशा बच्चों को एक ऐसे क्वेश्चन मिले जिसमें थोड़ा सा चिंगारी उठे, तभी तो आप सीखोगे, वरना कैसे सीखोगे यार। अगर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हो, जो फॉर्मुले लग रहे हैं इसमें भी लग रहे हैं, ऐसा नहीं है फॉर्मुला बेस्ड नहीं है, फॉर्मुले इसमें भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़ा बुद्धि सहित। अगर बिल्कुल ही बेसिक फॉर्मुले पढ़ के जाओगे तो वहां क्वेश्चन में केवल डेटा ढूंढोगे और सोचोगे कि मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेपर में हल्का सा, जैसे सिंपल नहीं होता पेपर, हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं पेपर में, हल्का सा घुमाते हैं क्वेश्चन को, जिससे बच्चा अपनी बुद्धि तो लगाए। वरना क्या मतलब है, फॉर्मुले रट के जा रहा है, फिट कर रहा है, आंसर ला रहा है। वैसे क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन उसके अलावा वाले क्वेश्चन भी तुम्हें पढ़ के जाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे। तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर से मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। यस यस यस, 10 सेकंड्स फॉर यू गाइस टू रीड द क्वेश्चन। सर 10 सेकंड कम है, चलो 20 सेकंड ले लो, जल्दी से पढ़ लो। मैं पानी पी लेता हूं। पढ़ो 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 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। चलो ठीक है, आधे तक तो पहुंच गए। चलो ठीक है। A square loop is carrying a steady current I and the magnitude of the magnetic dipole moment is m. Okay, एक स्क्वायर लूप है जिसमें करंट I है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है। तीन बातें कह रहा है, स्क्वायर लूप है, करंट I है, मैग्नेटिक मूवमेंट m है। तो बना लो जल्दी से, स्क्वायर लूप है, करंट I है, मैग्नेटिक मूवमेंट m है। अब क्या मैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लिख सकता हूं? आइए, हाँ आइए, ए मैं इसकी साइड लिख देता हूं। तो साइड मैंने लिख दी a, तो एरिया बन गया a स्क्वायर, कोई समस्या नहीं। इसको वो कह रहा है छोटा m, ठीक है जी। ओके, इफ दिस स्क्वायर लूप इज चेंज टू अ सर्कुलर लूप, बहुत बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है।
आपको ऐसा बहुत बार दिया जाएगा, ऐसे करके ऐसे कर दिया, ऐसे शेप बदल दिया। अभी आपने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था, स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, शेप बदलने वाला क्वेश्चन था। ये शेप बदलने वाले क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो अभी स्क्वायर लूप को चेंज कर दिया इन द सर्कुलर लूप, इट कैरीज द सेम करंट, और करंट सेम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ सर्कुलर लूप विल बी, और सर्कुलर लूप का आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। तो अगर मैंने इसी को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर लिया तो आपको पता है कि हमें लेंथ कंजर्व करनी पड़ेगी। लेंथ कितनी थी उसकी? 4a। 4a किस में कन्वर्ट हो गई? 2πr। तो r कितना आ गया? r कितना आ गया? 2a/π। तो ये देखो मैंने रेडियस निकाला जल्दी से जल्दी, ये काम करना होता है जल्दी से जल्दी, और ऐसी रेडियस आया। अब मैं फटाफट आइए फॉर्मूला दोबारा लगा रहा हूं। तो नया मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल्स टू करंट पुराना, एरिया नया। अब नया एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4a² पाई ने पाई का हिसाब कर दिया, और यहां देखो क्या बन गया। तो आपसे पहले आई स्क्वायर को आप m कह रहे हैं, तो 4/π का टर्म एक्स्ट्रा बन रहा है। यस, 4/π का टर्म एक्स्ट्रा बन रहा है। इसका मतलब नया m डैश 4/πm आएगा, नया m डैश 4/πm आएगा। ऑप्शन डी, बहुत सिंपल। तो ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में ट्रायंगल वाले क्वेश्चन से भी आसान हो गया, लेकिन यस, इस टाइप के क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको वो क्वेश्चन कराते चल रहा हूं जो ट्रेंडिंग है। 24 में आपको मिलेंगे, आपके 23 में क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हर ईयर का देखते चलोगे, कुछ कुछ ट्रेंडिंग पार्ट रहता है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा नीट 2013 का है। ये क्यों लेकर के आया उसका रीजन बताता हूं। एक भी क्वेश्चन अभी आपने देखा बार मैग्नेट से रिलेटेड नहीं था, तो मैं सोच रहा था बार मैग्नेट का एक आध क्वेश्चन तो बच्चों को कराना बनता है। अब फॉर्मूला बताया तो बच्चे कहेंगे फालतू बता दिया, फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन आते नहीं है उससे। तो एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं और हमको करने आने चाहिए, इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बार मैग्नेट का भी करा देता हूं। पढ़िए, बहुत प्यार से करेंगे। अब बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M is bent in the form of an arc as shown in the figure. The new magnetic dipole moment will be, आपको नया डायपोल मूवमेंट बताना है। तो पहले उसका लेंथ था L और मैग्नेटिक मूवमेंट था M। चलो अब आराम से देखना, पहले वो बार मैग्नेट सीधी थी, तो सीधी मैग्नेट जब होती है तो उसका लेंथ है जब L, तो मैग्नेटिक मूवमेंट है M। तो कैसे बना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ से, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ से। ओके, ये पहले का था। अब उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट को मोड़ दिया। अगर बार मैग्नेट को वो मोड़ देंगे तो ऐसे में क्या होगा सर पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगी। हाँ भाई सही बात है, मोड़ने से चार्ज तो नहीं बदल जाएगा, इसका मतलब पोल स्ट्रेंथ तो वही है, प्लस इधर माइनस इधर, लेकिन आपका इफेक्टिव लेंथ चेंज हो गया है। तो यहां पर दो चीज सीखने को मिल रही है, एक तो बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं, दूसरी की बात आपको हमेशा पोल स्ट्रेंथ के बीच में जो इफेक्टिव लेंथ होती है उसको ही यूज करना होता है। तो अगर मैं इफेक्टिव लेंथ दिखाऊं तो इफेक्टिव लेंथ ये डंडी होगी डायरेक्ट, जो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस की तरफ होगी, ये वाली डायरेक्शन आपको लेनी है। तो ये डायरेक्शन अगर मैं लूं तो अच्छे से देखो, ये कितना है 60, तो ये आर, तो ये आर, तो ये बन गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आर। तो अब जो नया तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, वो नया मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा पोल स्ट्रेंथ इनटू नया डिस्टेंस, और नया डिस्टेंस है आर। लेकिन एक्सप्रेस इसको पुराने वाले टर्म्स में करना है, तो रेडियस को लेंथ के टर्म्स में लाना पड़ेगा। अब तुम्हारा लेंथ कर्व हो चुका है। अब तुम जानते हो 60 डिग्री का मतलब 1/6 ऑफ 2πr, 1/6 ऑफ 2πr हैज कन्वर्टेड इनटू लेंथ, राइट। तो ये 1/6 ऑफ 2πr है अगर रेडियस के टर्म्स में बात करें, सर्कमफेरेंस के टर्म्स में बात करें, तो दिस इज 1/6 ऑफ 2πr। अरे हाँ, 1/6 ऑफ 2πr, और 1/6 ऑफ 2πr हैज कन्वर्टेड इनटू L। तो L 1/6 ऑफ 2πr बन गया, या 1/6 ऑफ 2πr L बन गया। अब यहां से 2 ने 6 को मारा, तो रेडियस का आंसर आ गया 3L/π। मैं ये रेडियस यूज कर लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं सर, क्यों मानेंगे अब, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू 3L/π, जिसमें पोल स्ट्रेंथ और लेंथ पुराना वाला मैग्नेट बना रहे हैं, दैट इज M। तो हमारा आंसर बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3/πm। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैन यू चेक, कैन यू चेक, कैन यू चेक 3। अच्छा यहां पे डैश नहीं लगा, तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब बन रहा है। तो आपको क्लैरिटी दे दी मैंने किस टाइप के क्वेश्चन केवल मैग्नेटिक मूवमेंट से बनते हैं। तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट में पहला फॉर्मूला ध्यान रखना है IA,
और अगर एन टर्न्स है तो नहीं आई है, मतलब एन आई है। और अगर आप बात करते हैं किसी बार मैग्नेट की तो पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक ओनली। अभी मैं खत्म नहीं किया हूं बार मैग्नेट, मैं बार मैग्नेट की एक टॉपिक की लिस्ट में और आगे बढ़ता हूं। अगर आप डाइपोल के फील्ड्स पढ़ के आए, अब ये मत बोलेगा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मुझसे नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भैया वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आज की क्लास तभी बहुत बेहतरीन समझ में आएगी। वैसे तो आएगी लेकिन बेहतरीन समझ में आएगी अगर आप एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल रिवाइज कर लेंगे। अब अभी मत चले जाना, बट अगर नहीं किया है तो उसको भी पढ़ लेना, दोनों चीजें मैच हो जाती हैं यार। तुम क्यों चाहोगे 4 फॉर्मूले जब बार बार रटना? मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये चीज उसके सिमिलर दिख रही है तो मैं सिमिलैरिटी में पढ़ूंगा, एनालोगस चीजों को पढ़ूंगा। तो एनालॉजी से ही पढ़ते हैं अपन इन चीजों को, ठीक है। तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम रखते थे तो एक्सियल का एक आंसर होता था, याद है, 2kp/r³। हाँ, वैसे एक इक्वेटोरियल का आंसर होता था, याद है, -kp/r³। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये 2 आंसर याद हैं तो आप अब अपने मैग्नेटिक डाइपोल में सेम आंसर्स याद करके जा सकते हैं, ठीक है जी। अब देखो क्या क्या आंसर ध्यान रखने हैं, बस P की जगह M बोलना है। मैं आपको बता देता हूं, क्या रिपीट नहीं करना है आपको। जहां आप बोलते थे डाइपोल मूवमेंट तो P की जगह आपको बोलना है M, तो मैं बोलूंगा 2kp, आप बोलोगे 2m, है ना, P की जगह M बोलना है। जहां आप K यूज करते थे, K जो कि होता था 1/4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां आप यूज करेंगे μ0/4π। तो देखो, आप देखो तो 4π की जगह ही यूज हो रहा है, बस ε0 की जगह 1/μ0 यूज होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जहां 1/ε0 है वहां μ0 यूज कर लिया करो, तो इससे भी एक ही बात होती है। मैं कहता हूं जहां k था वह μ0/4π, तुमने ज्यादातर आंसर k के टर्म्स में पढ़े हुए हैं, तो k है वहां μ0/4π यूज कर लो। और जहां दूरी है वहां, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप दूरी बोलते थे उसको, वहां मैग्नेटिज्म में, अरे क्या बोंदू, दूरी ही यूज करनी है तो दूरी को दूरी ही रखना है, कोई ऐसा नहीं और मैं मैग्नेटिक दूरी यूज करेगा। अरे मैग्नेटिक दूरी क्या होती है रे, दूरी दूरी ही होती है, तो दूरी की जगह दूरी, मतलब डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस ही यूज कर रहा है। तो आप ये चीज अगर फॉलो कर पाते हैं तो आप सारे आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के r डिस्टेंस की दूरी पर एक्सियल का क्या आंसर होता था? सर मैं बताएगा 2kp/r³। बहुत बढ़िया, बस अब यहां बोल के बताओ। तो 2 μ0/4π, k की जगह p की जगह m बटे r³। तो ये हो गया एक्सियल का आंसर फॉर मैग्नेटिक डाइपोल। क्या मैग्नेटिक डाइपोल में यह आंसर इसी के लिए ट्रू है या किसी कॉइल के लिए भी ले सकते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, अगर हम कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल में एक्सिस का आंसर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, याद है, मैंने बताया था 2 पार्ट्स में, μ0I/r²/2 r² + x² 3/2 है। हाँ, तो सर ये तो उसके पॉइंट एक्सिस पे आ गया। तो आप कह रहे हो कि एक्सियल वाला आंसर नहीं लगाते हुए फिर ये वाला आंसर लगाना, सर समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से कहता हूं, हम जितने भी ये कंडीशन बना रहे हैं, आंसर्स बना रहे हैं, उसमें ये मान रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है या हमारा जो डाइपोल है बहुत छोटा है। मतलब अगर हम इसको रिंग भी मान रहे हैं तो ये रिंग की एक्सिस में आप बहुत दूर निकल चुके हो, तब जाकर ये आंसर बनेगा। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि आपको रिंग के एक्सिस का आंसर कंफ्यूज नहीं करना है। अगर पास में है दैट इज r की दूरी पे, 2r की दूरी पे, रिंग का रेडियस r है, आप रेडियस के कंपेरेबल दूरी पे हैं, तो कंपेरेबल दूरी में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वही वाला μ0I/r²/2 r² + x² 3/2 एक्सेस वाला। लेकिन अगर आप बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर चले गए, दिल्ली में खड़े हैं, फरीदाबाद की बातें कर रहे हैं, ग्वालियर में खड़े हैं, आगरा की बातें कर रहे हैं, अगर आप बहुत दूर चले गए तो बहुत दूर जाने पे आपको फॉर्मूला बनाना है सेम टू सेम, 2 μ0/4π m/r³। ठीक है जी, ये आपको सेम फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए कहानी सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इक्वेटोरियल। अब मैं दोनों के फॉर्मूले अलग नहीं लिखूंगा, एक बार ही लिखूंगा, सेम बार लिखूंगा, ठीक है। तो अगर बात करते हैं एट इक्वेटोरियल, तो पहले हमारा फॉर्मूला होता था -kp/r³, लेकिन यहां माइनस तो लगाना है, लेकिन k की जगह μ0/4π, p की जगह m और दूरी की जगह दूरी ही चिल्लानी है। तो आप देख सकते हैं कि ये आंसर -kp/r³ दैट इज -μ0/4π m/r³ होता है।
तो मैं चाहता हूं कि आप ये बेसिक सी बातें ध्यान रखें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन आपको इस पे सॉल्व कराने वाला हूं, थोड़ा सा आपको मैग्नेटिक फील्ड की फीलिंग देना चाहता हूं। तो चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट। हाँ जी, मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, क्योंकि अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, रेडी? ओके, लेट्स गो। तो ये क्वेश्चन है, ये 2019 थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को क्यों पसंद आया था मेरे को पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा, बट हाँ मुझे पसंद इसलिए आया था, शायद फील्ड वील्ड पूछ रहा था, हाँ कुछ पूछ रहा है फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तभी लाया हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, चलो पढ़ो कुन्ने से कुन्ने तक, एंड टू एंड फटाफट रीड करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। पढ़ो पढ़ो, नहीं डरना नहीं है, सो इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ दिया, अरे पागल, ऐसे 4 बड़े क्वेश्चन आ गए 4 छोड़ देगा है? कभी कभी क्वेश्चन देखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन देखने में बड़े होते हैं, कुछ कुछ वो जानबूझ के डाले जाते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो आपका। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, आपने पढ़ा 2-4 लाइनें फालतू की लिखी हुई हैं, फिर उसके बाद लिखा अरे सीधे सीधे, जल्दी समझ में आएगा, इजी इंग्लिश होगी, जल्दी समझ लेंगे। चलो पढ़े, स्टार्ट करें, चलो पहुंचे आप लोग। चलो, 2 मैग्नेटिक डाइपोल्स X and Y are placed at a separation D। ओके, 2 डाइपोल को हमने डी सेपरेशन पे रखा हुआ है। अच्छा, अच्छे से देखो, डायग्राम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एक नॉर्थ है साउथ है, अच्छा जी, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ओके, और आपको एक डायपोल को दूसरे डायपोल से कुछ दूरी पे रखा गया। अच्छा, एक और चीज देखो, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट m है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट डबल है, ओके, और ये ठीक है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, विद देयर एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, मैंने डायग्राम में देख लिया, द डायपोल मूवमेंट ऑफ y इज ट्वाइस दैट, ये मैंने देख लिया। अ पार्टिकल, हाँ यहां से पढ़ो, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज पासिंग थ्रू देयर मिड पॉइंट। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर मिड पॉइंट पर, एंड इट इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। 45 डिग्री पे जाने की कोशिश की जा रही है, तो यहां से एक चार्ज पार्टिकल 45 डिग्री के एंगल पे निकलने की कोशिश कर रहा है, डायग्राम में लिखा हुआ है। व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। मजेदार क्वेश्चन है। अगेन मैं फिर से कहता हूं, जो बच्चे मेरे साथ सीरीज में नहीं चल रहे उनको थोड़ा सा मेरे मुंह से निकलने वाले सारे फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ सीरीज में चल रहे हैं, मेरे डे 26 डे 25 उन्होंने सारे डेज लिए हुए हैं, तो आपको ना बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। मैं जितने भी प्रीवियस वाले फॉर्मूले यूज करूंगा यहां पर। अब आप देख सकते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल किसी की मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उस पर फॉर्मूला लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, या सिंपल शब्दों में क्यू वी क्रॉस बी। हाँ सर, पिछली क्लास में बताया था आपने, तो क्यू वी बी साइन थीटा किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला है। एग्री? यस सर, एग्री। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो पी पॉइंट पर 2 लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये कहता है मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा पी पॉइंट पे, ये कहता है अच्छा तू ही तू बनाएगा, हम नहीं है इस घर में, तो हम भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे यहां पर। तो कुल मिलाकर यहां पर 2 लोगों की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और 2 लोगों की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पहला काम क्या होना चाहिए? पहला काम होना चाहिए आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। तो चलो पहले नेट मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं और फिर देखते हैं चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स फील करेगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो पहले अपन इस सबको हटाते हैं, पहले मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। अब ध्यान से देखो, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट है m, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है m, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है 2m। आराम से देखना, तो इसके अपन एक्सियल पे हैं। एक्सियल पे कितना फॉर्मूला आता है? 2kp/r³। k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह m बटे r³ है ना। मैं यहीं के यहीं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, तो यहीं के यहीं लिख रहा हूं मैं इसको, 2kp/r³। ये मैं चलो कलर चेंज कर देता हूं, बच्चों को थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी। तो कहां गया? अरे ये पेन, ये गुम कहां हो जा, यहाँ है। लाइटें लगी रहती तो दिखता नहीं रे। तो ये तेरा पीला पीला, ये तेरा पीला पीला, ये पीला पीला जो वेक्टर है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है जी, एक्सिस से अवे, है ना, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन मैच कर रही है, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन ये इसके इक्वेटोरियल पे है, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड भेजेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी वाली भेजेगा -kp/r³। वहां माइनस क्यों आता था सर? माइनस इसलिए आता था क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। बिल्कुल सही। तो आप देखो, ये साउथ टू नॉर्थ अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो डायरेक्शन, वैसे तो मैं ना मैग्नेटिक फील्ड घुमा भी लेता हूं, नॉर्थ से उल्टा,
तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इससे जा रही होगी, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं, कलर चुनता हूं, कलर अरे यार कहाँ जाते हो भाई बार बार, तुम लोग को दिख रहा होगा ना ये क्या ढूंढता रहता है। हाँ, चटक लाल, चटक लाल कलर का मैं बनाऊंगा ये वाला डंडा। अब देखना इसकी वैल्यू लिखता हूं, माइनस के पी बाय आर क्यूब, माइनस अब नहीं लगाऊंगा, डायरेक्शन मैंने दिखा दी, तो केवल के पी बाय आर क्यूब, के की जगह फिर से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह एम, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा एम डबल है बाय आर क्यूब, दूरी सेम है, दूरी मिड पॉइंट है तो दूरी दोनों के लिए सेम है। यहां तक क्लैरिटी है? यस सर। अब आप बहुत अच्छे से देखो, कमाल की बात हो गई, मैंने बोला था क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एक्चुअल में सॉल्यूशन छोटा है इसका भी। ये देखो ये देखो ये देखो, आपको दिख रहा है पीला और लाल डंडा दोनों बिल्कुल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, देखो दोनों पे ऊपर 2 है, m है, म्यू नॉट है, नीचे 4 पाई आर क्यूब है, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। और तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा कि अगर दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड 90 डिग्री इन एंगल, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हमेशा हमेशा और हमेशा इनके बीचों बीच जाएगा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। और मैंने सुना है कि चार्ज भी कह रहा है वहां जाऊंगा, ए चार्ज, ये तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है रे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज भी चला गया तो एंगल हो जाएगा 0, और अगर एंगल हो गया 0 तो साइन 0 0। तो ऐसी कंडीशन में फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द बी वेक्टर। तो अगर QVB sin 0 लिख दे तो फोर्स भी 0 ही आ जाएगा। लो बेटा ये लो आंसर पकड़ो, ठीक है जी, यस सर। तो आपको अब कहानी एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आने लगी होगी। मजा आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ ज्यादा पढ़ा रहा हूं? नहीं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। देखो मैं इसलिए स्ट्रिक्टली PYQs पे चल रहा हूं जिससे हमारी थ्योरी बिल्कुल नहीं डगमगाए, क्योंकि ये बिल्कुल हाई टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है। अब इस टाइम में अगर बहुत सारी चीजें पढ़ाने लगूंगा तो आपका भी सर दर्द हो जाएगा, आप उतनी चीजें कैरी नहीं कर पाओगे। रिवीजन एकदम हाईलाइटेड पॉइंट्स का होना चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हमारा पॉइंट था, which brings us to a very important topic, that is dipole in external field। अब जब बात आती है, हमारा फेज 2 स्टार्ट हो गया यहां पर सेशन का, डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ये डाइपोल वाला टर्म, एक्सटर्नल फील्ड वाला टर्म तुमने पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। नहीं झूठ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। प्लस था, माइनस था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डाइपोल हुआ करता था, टॉर्क फील करता था। यस सर, कुछ याद सा आ रहा है सर, गजनी नहीं हो तुम, तो तुमको ये सारी बातें अगर याद आ रही हैं तो सेम कहानियां तुम्हें मैग्नेटिक डाइपोल पे लगानी है, चाहे वो कॉइल वाला हो चाहे वो बार मैग्नेट वाला हो। अब क्या क्या बातें हैं और कैसे कैसे फॉर्मूले एनालोगस हो जाते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो जल्दी जल्दी करेंगे, दोनों में सेम फॉर्मूले आएंगे, तो मैं एक तरफ लिखूं दोनों तरफ लिखूं, डज नॉट मैटर। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी पढ़ा था कि किसी भी एक्सटर्नल फील्ड अगर वो यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स 0 हो जाता है। तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स 0 हो जाता है, और यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स 0, लेकिन टॉर्क आता है। टॉर्क होता था याद है P क्रॉस E, यहां बोलेंगे M क्रॉस B। देखो भाई ये छोटी छोटी बातें जल्दी जल्दी पकड़ते चलो। अभी M क्रॉस B टॉर्क गैल्वेनोमीटर के अंदर भी आता था, जिसमें तुम M भी साइन थीटा लिखते थे, M को NIAB लिखते थे, NI लिखते थे, NIA। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। बस अंतर क्या है कि अगर ऐसी वाली मैग्नेट है तो फिर मैग्नेटिक मूवमेंट आपको खुद लिखना पड़ेगा पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ से, लेकिन ऐसी वाली मैग्नेट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको लिखना पड़ेगा IA। ठीक है, चलो ये टॉर्क हो गया। अभी टॉर्क में भी दो केसेस होते हैं। टॉर्क 0 हो सकता है दो जगह, एक जगह हमारा 0 डिग्री और थीटा 0 डिग्री पे और थीटा 180 डिग्री पे हमें दो इक्विलिब्रियम्स मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर्मूले सारे क्लियर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। वर्क डन इन रोटेटिंग, तो पूछा जाएगा बताओ इस डाइपोल को, ये डाइपोल ऐसे रहना चाहता है, मोड़ो तो मेहनत लगेगी, वर्क डन करना पड़ेगा। तो पूछा जाता है कितना वर्क डन लगेगा इसको मोड़ने में, झंझोड़ने में। तो वर्क डन कितना लगता है, वर्क डन का फॉर्मूला देखिए, माइनस, वहां पे फॉर्मूला होता था माइनस P कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। यहां पे लिखेंगे माइनस MB कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये आपका अगेन डाइपोल के वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल का फॉर्मूला है।
बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था माइनस पी डॉट ई, यहां पर हो जाएगा माइनस एम डॉट बी, जिसको आप फिर से डॉट प्रोडक्ट हटा के लिख सकते हैं एम बी कॉस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बच्चे यहां पर मिस आउट कर जाते हैं वो है अगेन द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि क्या होगा, जब तुम डायपोल को सीधा रख दोगे तो वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से तुम समझते होगे किसी भी चीज को छेड़े तो फिर वो वापस आती है, और वापस आते में वो टॉर्क फील करती है, टॉर्क फील करेगी तो रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा, तो ऐसे में ऑसिलेटरी मोशन होगा, और अगर वो रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर वो एसएचएम होगा। तो एसएचएम, इतनी बड़ी कहानी अब आपको याद नहीं रखनी, सीधा सीधा एसएचएम का टाइम पीरियड रट के जाना है फॉर स्मॉल एंगल्स। तो फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस, ठीक है, स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए है ना, हम इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला रट के जाएंगे 2 पाई अंडर रूट आई बाय, वहां बोलते थे पी, यहां बोलेंगे एम बी। अब बच्चों आई क्या है, आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डरना मत, 11th वाले मैंने पढ़ा रखे हैं टॉपिक्स। तो आई है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एम है मैग्नेटिक मूवमेंट, और बी है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं तो मैं आपको टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, टाइम पीरियड, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं डायपोल में उनके बारे में प्रैक्टिस करा देता हूं। तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, यस टेक अ स्क्रीनशॉट, यस ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सो 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था, आराम से पढ़ेंगे, प्यार से करेंगे, ठीक है। तो पढ़ो भैया क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे अपन सब मिलके। चलिए जी, अ बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला। देखो ये मैग्नेटिक मूवमेंट देने का एक और तरीका है। मैग्नेटिक मूवमेंट अपन ने कौन सा यूनिट सिस्टम पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर के अलावा एक और सिस्टम दिया है जूल पर टेस्ला, तो कोई बात नहीं, ये भी ध्यान रख लेंगे, जूल पर टेस्ला हमारा एक और यूनिट सिस्टम आ गया। ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है, इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये हमारी हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, एग्जिस्ट इन द स्पेस, द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेटिक स्लोली from the direction parallel to the field to the direction of 60 degree to the field। तो वो आपसे फिर से सवाल पूछ रहा है वर्क डन का, लेकिन वर्क डन का सवाल पूछ रहा है जिसमें आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, और सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो भैया ये तो सच में सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से फॉर्मुला लगाएंगे वर्क डन का, जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। चलो भाई, तो कहां से स्टार्ट करना है, जब तुम्हारा डायपोल पैरेलल था, डायपोल जब पैरेलल था तो एंगल कितना था 0, ये तुम्हारा हो गया एंगल इनिशियल, और जब एंगल कितना कर दिया 60, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा फाइनल। तो चलो भैया जल्दी करते हैं, माइनस एम बी कॉस 60 1/2 कॉस 0 1, गलती मत करना, बहुत बच्चे कॉस 0 0 लिख के आ जाते हैं, आंसर फिर भी आ रहा था उस दिन, लेकिन ये गलती मत करिएगा, छोटी छोटी गलतियां होती हैं। कॉस 30 हमने कितना लिख दिया 1/2, है ना, कॉस 37 कितना लिख दिया 3/5, ये छोटी छोटी गलतियां मत करना, ये होती हैं, आपकी गलती नहीं है, गलतियां सिली मिस्टेक कह देते हो आप इसको, लेकिन ये कॉस थीटा वाली गलतियों से बचें, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा -1/2, तो हमारा आंसर बनेगा mb/2। चलो भाई mb/2 वैल्यू ठूसनी है, वैल्यू बताओ, m कितना है 2 × 10⁴, b कितना है 6 × 10⁻⁴/2, ये देखो बड़ा इजी कैलकुलेशन, 6 जूल, 6 जूल विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल रद्दी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है जी। आगे बढ़े, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अगेन वर्क डन, बट इधर थोड़ा सा टॉर्क के बारे में भी बातें करी हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देखो पढ़ लिया करो, जल्दी से पढ़ लिया करो, ठीक है। तो अ स्मॉल बार मैग्नेट placed with its axis 30 degree with an external field of 0.06 Tesla experiences a torque of 0.018 न्यूटन मीटर। टॉर्क दिया है बच्चों, और तुम्हें 30 डिग्री का एंगल दिया गया है। सो 30 डिग्री का तुम्हारा एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास, और टॉर्क है तुम्हारे पास, ठीक है।
अब तुम्हें पूछा है कितना वर्क डन लगेगा रोटेटेड फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, ये भी बहुत पूछता है स्टेबल टू अनस्टेबल का, ठीक है। चलो पहले काम करते हैं, इसका इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके क्या निकलेगा, हमें यहां पे क्या चाहिए, हमें यहां पे चाहिए MB। अब यहां से हम एक काम करते हैं, MB B तो हमें पता है, M निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। देखो हम यहां से क्या करते हैं, हम M निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें उससे क्या, या MB ही निकाल लेते हैं, B की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, MB ही निकाल लेते हैं यहां से। अब हमें पता है टॉर्क बनता है MB sin थीटा। तो टॉर्क कितना है बच्चों, टॉर्क कितना है, देखो 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 देखो, कहोगे कहोगे कहोगे, टॉर्क है 0.018 और थीटा कितना है 30, 30 मतलब 1/2, 2 को इधर भेजो जल्दी से, MB इक्वल्स टू 0.036। मैंने MB निकाला, मैं B भी रख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे को MB की जरूरत है, तो मैं क्यों फालतू B रख के M निकालूं, फिर उसको दोबारा यूज करूं। MB लिख लेते हैं 0.036। अब वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला है -MB cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, सब याद रखेंगे। अब तुम्हें कहां से कहां मूव करना है, फ्रॉम इट्स स्टेबल टू इट्स अनस्टेबल। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्टेबल 0 डिग्री होता है इनिशियल और अनस्टेबल 180 डिग्री होता है फाइनल। अब अगर मैं फाइनल में रखूं 180 तो ये बनेगा -1, और स्टेबल में लिखूं 0 तो ये बनेगा 1। -1 और -1 -2 बनेगा और बाहर का प्लस हो जाएगा। गलती मत करिएगा, काट पीट के 0 मत कर देना, आपका आंसर होगा 2MB। बहुत डायरेक्ट चीज होती है, सब लोग ध्यान भी रख सकते हैं। अनस्टेबल स्टेबल के बीच में वर्क डन होता है 2MB का, प्लस माइनस का भी ध्यान रखें। 2MB, MB की वैल्यू मैंने आपको लिख के दे दी 0.036। आई थिंक वी आर एट अवर आंसर 0.072, 0.072 मैच करा लो, ऑप्शन 3 आंसर लगा लो। मजा आया, कोई दिक्कत, आपको टॉर्क वाले क्वेश्चन क्लियर है। ये टॉर्क वाले क्वेश्चन पहली बार नहीं कर रहे हैं, जितने बच्चे इलेक्ट्रिक डायपोल मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए ये दोबारा हो रहा है रिवीजन। तो देखो डायपोल आएगा ही आएगा, तुम जानते हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म में आए चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए, आना कंफर्म होता है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2020। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एक्चुअल में जब मैंने पिछली क्लास ली थी, एक्चुअल में पिछली क्लास ली थी जिसमें मैं करंट में आखिरी पार्ट पढ़ा रहा था, गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट, तो मैंने वहां बच्चों से बोला था कि एक्चुअल में अंदर जो चल रहा होता है वो मैग्नेटिज्म चल रहा होता है। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या चल रहा होता है, मैग्नेटिज्म चल रहा होता है। बाहर हम करंट वाली बातें पढ़ते हैं, कन्वर्जन इन अमीटर, कन्वर्जन इन वोल्ट मीटर एज यूज एज अमीटर, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा होता है, मैग्नेटिज्म। अब अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं तो अंदर क्या लगता है, उस पर टॉर्क लगता है। किसकी वजह से, अंदर कॉइल होती है, कॉइल की वजह से टॉर्क लगता है। वो फॉर्मूला सीधा सीधा तुम्हें ध्यान रखना है ना। तो हम लोग क्या याद रखेंगे सीधा सीधा, कि वो अंदर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क कितना आता है और वो टॉर्क किससे बैलेंस हो जाता है। तो टॉर्क आता है तुम्हारे पास NIAB, ये तुम्हारा टॉर्क होता है अंदर की तरफ। एक साइन थीटा आता है जिसका 90 लिख के 1 लिख देते हैं, इक्वल्स टू C थीटा। ये तुम्हें सीधा ध्यान रखना है, बस 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 ये तुम्हें सीधा ध्यान रखना है NIAB। और उसको भी देखो ध्यान रखने का तरीका, अगर ढंग से देखो तो ये टॉर्क में ये M है, तो MB साइन थीटा इक्वल टू C थीटा। साइन थीटा यहाँ पे 90 हो जाता है ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, साइन 91 हो जाता है। और NIA तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, डरो मत, डरो मत, NIA नहीं आइए, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट है। और तुम्हें याद रखना है तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बीना निब्बा, जो तुम्हें बोलना है, जैसे जो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता है, बीना निब्बा, जैसा तुम्हें बोलना है वैसा बोलो, इक्वल्स टू C थीटा। C यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, और थीटा यहाँ तुम्हारी सुई का, जो गैल्वेनोमीटर की सुई होता है उसका डिफ्लेक्शन होता है, वो कितना अपनी जगह से रोटेट कर रही है, दैट डिफ्लेक्शन इज नोटेड बाय थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे लगता है इतना आपको काफी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। A galvanometer coil has 500 turns and each turn has average area of 3 into 10 to the power -4. नंबर दिया है, एरिया दिया है। If the torque of 1.5 Newton meter is required to keep this coil parallel to the magnetic field when the current of 0.5 ampere is flowing through it, the strength of the field। तो आपको अगर एक टॉर्क मिल रहा है कितने का, 1.5 का, जो उसको रोकने के लिए लगातार यूज हो रहा है, मतलब एक क्लॉकवाइज टॉर्क और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस हो रहे होंगे, तो एक करंट की वजह से टॉर्क आ रहा होगा, और आप एक एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं 1.5 न्यूटन का, उसको उसकी जगह पे रोकने के लिए। तो इसका मतलब आप सिंपल कह सकते हैं, सिंपल हमें टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है। जैसा मैंने आपसे कहा था, टॉर्क बनता है MB साइन थीटा से, यहां साइन 91 हो जाता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं NIAB, या बीना, या जो भी तुम्हें ठीक लगता है, बीना निब्बा, बीना निब्बा से यहां से आपको डायरेक्ट बन जाएगा NIAB इक्वल्स टू
जो भी टॉर्क है यहां पर 1.5। आपका आंसर आपके सामने आने वाला है। एन पुट कर दीजिए 500, आई पुट कर दीजिए आराम से, कितना है, अच्छा आई निकाल, नहीं आई दिया है आधा, एरिया एवरेज पुट कर देते हैं 3 × 10⁻⁴, और बी तुम्हें निकालना है। बच्चों इंटीजर क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन में लिख के लाया हूं, आप देख लीजिएगा आंसर कहां से बनेगा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, 0 0, ठीक है। ये देखो ये नीचे 10 किया, 5 तिया 15, लो और बताओ क्या लग रहा है तुम्हें, ठीक है। 10⁻⁻² उधर जाएगा तो 10⁻+2 बनेगा, तो वहां बनेगा बी को 200/10। क्या मेरे को एक आंसर मिल रहा है? यस, 20 टेस्ला मेरा आंसर है। तो सर हमें क्या ध्यान रखना है? तुम्हें ये टॉर्क ध्यान रखना है। किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर ये टॉर्क डायरेक्ट होता है, कभी कभी टॉर्क से सवाल डायरेक्ट बनते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं जिससे आपको गैल्वेनोमीटर में कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने एक क्वेश्चन कराया और मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिला। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर, और क्यों करा रहा हूं उसका रीजन देख लीजिए। उसका रीजन यही लिखा हुआ है, उसका रीजन है कि इट इज अ फ्रेश क्वेश्चन जो गैल्वेनोमीटर पे बनाया गया है। तो आप आराम से पढ़िएगा और मैं चाहता हूं इस बार आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए एंड टू एंड और आराम से लंबी सांस लेकर के इसको पढ़िए, सारी वैल्यूज कम से कम नोट करिए, कोशिश करिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मैंने फॉर्मूला वैसे बता दिया है, कहां तक आप पहुंच पाएंगे। अपना एक बार दिमाग में अपनी गतिविधियां, जैसे अपन प्लानिंग करते हैं ना, ऐसा करेंगे, वैसी प्लानिंग कर लो उस क्वेश्चन की कि आप क्या क्या करते, क्या क्या दिया है, कैसे निकालते, तो वो सारी चीजों की प्लानिंग कर लो फटाफट। तो a moving coil galvanometer has 100 turns and each turn has an area 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसके 100 टर्न्स हैं और हर टर्न का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इज 0.01 टेस्ला एंड द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज 0.05 रेडियन। देखो भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया तुम्हारा एरिया, ये हो गया तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न्स, और ये हो गया तुम्हारा डिफ्लेक्शन, थीटा रेडियन में है, कोई समस्या नहीं है। When a current of, अच्छा करंट भी आ गया, 10 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट, द टॉर्शनल कांस्टेंट, मैंने बोला था सी बोला था, द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर इज, आपको टॉर्शनल कांस्टेंट बताना है, नीचे एक स्पाइरल लगा होता है उसका, सस्पेंशन वायर का, जो कि वैल्यू दे रहा है x × 10⁻⁵, आपको x की वैल्यू बतानी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, बस सीधा सीधा लगाना है। निब्बा साइन थीटा या निब्बा इक्वल टू या बीना इक्वल टू या एन आई ए बी इक्वल टू सी थीटा, ये हमारे किसी भी गैल्वेनोमीटर पे काम करने का तरीका है। एन यहाँ पे दिए हैं 100, जल्दी करते हैं। आई यहाँ पे दिया था 10 मिली, बी यहाँ पे दिया गया हमें पॉइंट कुछ दिया था, है ना, बी दिया था ना, हाँ 0.01 टेस्ला, 0.01 टेस्ला, और एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁴ इक्वल्स टू सी थीटा। सी निकालना है अच्छी चा, अच्छा सी में भी सी को ये पुट कर दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, एक्स निकल जाएगा फिर डायरेक्ट, ठीक है। तो सी को पुट कर देता हूं ये वाला, x × 10⁻⁵, और थीटा, हेलो थीटा, कहाँ हो तुम थीटा, यहां पे कहीं थे ना थीटा, 0.05। लो बेटा तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से आंसर मिलेगा, ये सॉल्व कर दो, यही सीधा सीधा 5 आ जाएगा, ठीक है। थोड़े जल्दी कर लिया करो वाले कैलकुलेशन, 1 2 3 ये भी निपटा दिया मैंने। हाँ 10⁻⁻⁻⁻⁻1 ऐसी तैसी तुम्हारी, और अब तो मुझे लगता है आई एम वेरी क्लोज टू आंसर। तो x इक्वल टू, अभी देखने जरा, 2/5 × 10। क्या मुझे को लगता है मेरा आंसर आ गया है? क्या किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है? मैच कर रहा है सी से। तो चलो भाई ये बहुत ही इजी था, डायरेक्ट था, मैंने इसलिए करा दिया कि आपको गैल्वेनोमीटर वाले क्वेश्चंस में टॉर्क में दिक्कत ना आए। तो ये गैल्वेनोमीटर का एक 2024 का क्वेश्चन हो गया, ये 2020 का क्वेश्चन हो गया। गैल्वेनोमीटर या किसी भी, मैं तो कहता हूं कोई भी कॉइल वाले केस में टॉर्क में कसम खा लो, ऐसे हाथ आगे करके कसम खा लो कि टॉर्क वाले क्वेश्चन में इस साल इस सेशन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
2021 में कैसा क्वेश्चन आया था, और आप देख सकते हो जैसा मैंने टॉक करा दिया, वर्क डन करा दिया, तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैंने जैसे पढ़ लिया यहां पे, परफॉर्म्स 10 कंप्लीट, मतलब ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन है। ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन देखो कैसा आता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते सर, हमको थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं मिलती क्योंकि फॉर्मूला क्लियर होता है, क्वेश्चन नहीं बना पाते, इसलिए ये क्वेश्चन करके हमें एकदम 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक निडल हैज मैग्नेटिक मूवमेंट 9.85 into 10 to the power minus 2 ampere per meter square and movement of inertia। अरे देखो देखो क्या दिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया, किस्मत वाली बात है, वरना तो मैग्नेट का निकलवाते हैं बीच बीच में, पहले वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर और टेंजेंट मैग्नेटोमीटर गैल्वेनोमीटर के अंदर उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रखवाए जाते थे ml²/12, है ना, रॉड को मान के, बट इसमें तो उसने आपको दे दिया है, तो इस बार उसने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, कांग्रेचुलेशंस। इफ इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड्स देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज, आपको बताना है कितना मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का इन मिली टेस्ला, मिली टेस्ला, मिली टेस्ला। चलो भाई आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख देते हैं, 2π√I/mb, ठीक है जी। चलो अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड हमें दिया गया है 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, 10 ऑसिलेशन 5 सेकेंड, लॉजिकली सोच लो, तो एक ऑसिलेशन आधा सेकेंड, क्योंकि 10 ऑसिलेशन अगर 5 सेकेंड में तो एक ऑसिलेशन आधा सेकेंड, तो आधा रख देता हूं टाइम पीरियड, 2π√I, आई की जगह जल्दी से फटाफट पुट करते हैं, आई की जगह 5 × 10 की पावर, गलत मत रख देना, वैल्यूज देखते चलना, ठीक है, -6, और नीचे 9.85 × 10 की पावर -2, और मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिली टेस्ला में बतानी है, ठीक है। चलो आराम से, भड़बड़ी नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये 2 जब नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा नीचे आके 4, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 1/16 नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक π² इक्वल्स टू, यहां पे देखना क्या बनेगा, 5 × 10 की पावर -6, ये बनेगा 9.85 × 10 की पावर -2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, यहां मैग्नेटिक फील्ड था, राइट, देखना कैलकुलेशन आप देख लेना प्लीज, ठीक है। तो ये 9.85 π² से कटा, क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे π² 9.85 है, मैंने पढ़ लिया, तो π² 9.85 डायरेक्ट मार दो, कैलकुलेशन बच गए हमारे यहाँ पे बहुत सारे। और अगर अपन ध्यान से देखें तो 10 की पावर -2 ने 10 की पावर -2 को -4, 16 पंजे 80, 80 × 10 की पावर -4, मुझे मिली में बताना है, मिली में ये हो जाएगा 8 × 10 की पावर -3 टेस्ला, और टेस्ला में -3 हटा दूं तो ये हो जाएगा मिली टेस्ला, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 मिली टेस्ला। अच्छे से लिख दूं, अरे यार 8 मिली टेस्ला, 8 मिली टेस्ला इज एन ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो देखो कैसा टाइम पीरियड का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन टाइम पीरियड का भी करके जाओ, क्योंकि किस साल कैसा पेपर में कैसा क्वेश्चन आ जाए, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किसी भी साल कोई भी रिपीट हो जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो आपको मैंने यहां तक जितने भी फॉर्मूले बताए, जितने भी फॉर्मूले बताए, वो सारे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। मैं एक बार वापस से आपको ये पार्ट दे देता हूं, इधर से आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है। ओके, विच ब्रिंग्स अस टू, ठीक है भाई, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है भाई, नोट कर लिया। चलिए, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। और मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि इस सेशन के एंड में मैं आपको आपकी 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 5 है, एक्चुअल में वो बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन मैं आपको वो थ्योरी ना आने वाले 15 से 20 मिनट के अंदर जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, और फिर उस पर लगे हुए क्वेश्चंस वो भी प्रैक्टिस करा देता हूं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे सर वो कुछ मिस आउट हो रहा है हमसे, तो वो मिसिंग आउट वाला जो फीलिंग है ना, वो नहीं आएगा अब आपको, क्योंकि अब मैं यहां से आपको जो 5th चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर या मटेरियल से रिलेटेड जो चैप्टर है, उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। अब बच्चों, जब भी हम किसी मटेरियल की बात करते हैं, तो मेरे पास एक मैग्नेट है, तो जब भी हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, खासकर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी मैग्नेट्स होते हैं, या जिनके अंदर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन्ड रहती हैं। अब जैसे ये जो मैग्नेट है, जब खरीदी गई थी तब भी ये मैग्नेट ही थी, और अभी तक ये मैग्नेट ही है, और अगर हम चेक करें तो इट कैन एक्चुअली
शो मैग्नेटिज्म, राइट? अरे भाई सर ये खुद में भी मैग्नेट है, तो इट शोज मैग्नेटिज्म बहुत प्यारी तरीके से, राइट? तो ये एक बढ़िया सी मैग्नेट है, ठीक है। अब क्या हर चीज से ये मैग्नेट चिपकती है? अगर बचपन में आप इसको लेके घूमने गए होंगे तो किसी चीज से चिपकती है, किसी से नहीं चिपकती। एक एग्जांपल देता हूं, अगर एग्जांपल बात करें कॉपर की, तो कॉपर से मैग्नेट बिल्कुल नहीं। देखो आप, मैंने कैसे मूव कर रहा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट हुए, अगर आपने देखे हो मेरे शॉर्ट्स। और आयरन की अगर बात करें, तो आयरन खतरनाक है, ओके। और अगर ये एल्यूमिनियम सेक्शन की बात करें, घरों में ऐसे यूज होता है एल्यूमिनियम सेक्शन, तो कुछ नहीं है, राइट? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ऐसे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जबकि तीनों ही मेटल्स हैं, अगर बात करें तो तीनों ही लोहे हैं, लोहे जैसी आवाज आती है, लेकिन चिपकती है हर एक से नहीं है। तो तीनों लोहे होने के बावजूद भी तीनों में क्या अंतर है, तीनों में क्या बेसिक में अंतर है, इन्हीं चीजों को पढ़ने के लिए हम अपने मटेरियल्स को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और लेकिन उन 3 पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें आपको पहले 3 से 5 टर्म्स पढ़ाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, जिनके टर्म्स में आप अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे जब भी इन मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं जल्दी से अब यहां से आपको थोड़ा सा मटेरियल्स के बेसिक टर्म बता देता हूं। मटेरियल में जो हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं वो कुल मिलाकर के 5 टर्म्स होते हैं। पहले 5 टर्म्स सुनेंगे, आई, एच, काई, म्यू एंड म्यू आर। ये हमारे 5 टर्म्स होते हैं। मैं पांचों टर्म्स की जल्दी डेफिनेशन लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए एक मटेरियल है और आपने इसको मैग्नेटाइज करने के लिए एक बाहर से खतरनाक फील्ड लगाई, तो हो क्या रहा है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं ये खतरनाक फील्ड दे रहा है। अगर मैं लोहे की बात कर रहा हूं तो ये लोहे को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत खतरनाक फील्ड दे रहा है, और उसी खतरनाक फील्ड से ये लोहा अट्रैक्ट हो पा रहा है। तो इसका मतलब हम बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एच। तो हम लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आर पार कर देता हूं अभी मैं, ठीक है, इसी को बोलेंगे बी एक्सटर्नल। और अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो दिस बिकम्स अ वेक्टर कॉल्ड एच वेक्टर, ठीक है। इसको एच वेक्टर कहते हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब जब मैं बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं तो ऑफ कोर्स उससे अंदर भी कुछ कुछ हो रहा है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतनी देर से, तो आपके दिमाग में कुछ गतिविधियां चल रही हैं इस टाइम, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कुछ गतिविधियां हो रही हैं उससे, और वो गतिविधियां जो अंदर हो रही हैं, मतलब उसकी वजह से जो अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो रहा है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को निकाल लूं कि क्या गतिविधि हुई पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग नया टर्म देते हैं जिसका नाम होता है आई। तो हम अंदर कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुई, अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट, कलर चेंज कर देता हूं, कलर दूसरा यूज कर लेता हूं, अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड आई। ये हमारा कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये मैग्नेटाइजिंग कहलाता है, जिंग मतलब जो करवा रहा है, और जेशन मतलब जो हो रहा है। तो मैग्नेटाइजेशन कहलाता है ये, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं इसको हम, और इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है। आई और एच की अच्छी बात है कि आई और एच देखने में फॉर्मुले वाइज अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनका डायमेंशनल फॉर्मुला अगर आप निकालें, इनका यूनिट सिस्टम आप निकालें तो सेम आता है। और अब कितना एच लगाने पे कितना आई आया, उसी के रेशो को हम एक नया नाम देते हैं, दैट इज काई। तो काई क्या बनता है, काई कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बनता है द रेशो ऑफ आई बाय एच से, ये बनता है काई। अब कैसे पता करें कि कौन सा मटेरियल अच्छा है? तो अच्छा मटेरियल जिसका काई बड़ा होगा, जिसके अंदर कम एच पे ज्यादा आई आएगा। और कौन सा मटेरियल जो अच्छे से मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, जिसमें खूब एच लगा रहे हो और आई आई नहीं रहा, मैग्नेटाइजेशन हो ही नहीं रहा। तो ऐसे हम मटेरियल को डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर काई। तो जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू ऑफ काई, उसकी उतनी बड़ी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, बोलना भी सीख लो, ससेप्टिबिलिटी, ये कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है जी, अच्छे से याद हो गया, ओके। अब एक टर्म और कहलाता है, अब मैं किसी बच्चे के बारे में बात करता हूं, मैं क्लास में ऐसे बोलता हूं, ये बच्चा बहुत सिंसियर है, ये बच्चा बहुत होशियार है, ये बच्चा एक अच्छा इंसान है, ऐसा मैं कहूं, है ना। तो आप बोले सर इसी बच्चे की बातें कर रहे हो, अच्छी अच्छी। वैसी है, अगर आप किसी बच्चे की बोलते हो, किसी के बारे में बोलते हो काय अच्छा है, तो उसकी बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, राइट। अब वो पढ़ने में अच्छा है तो ऑफकोर्स उसका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है, उसको लोग थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, उसके घर वाले उसको कम डांटते हैं, तो उसका बाकी चीजें भी अपने आप से सेट हो जाती हैं, राइट। वैसे ही जिसका काय अच्छा होता है
उसका म्यू दैट इज परमिएबिलिटी भी उसकी बड़ी ही होती है। तो परमिएबिलिटी जब लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो लार्ज व्हेन वी टॉक अबाउट काई। तो जिसका म्यू बड़ा होगा, जिसका काई बड़ा होगा, उसका म्यू बड़ा, जिसका म्यू बड़ा उसका काई बड़ा, ठीक है। बट म्यू से ज्यादा बेटर टर्म यूज करूंगा क्योंकि यहां पेपरों में ज्यादा एग्जाम्स में ज्यादा टर्म जो यूज किया जाता है वो है रिलेटिव परमिबिलिटी। जब आप परमिबिलिटी की बात नहीं करते, आप परमिबिलिटी के रेशो की बात करते हैं, व्हेन यू कंपेयर इट विद वैक्यूम, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी इज द रेशो ऑफ परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टू द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी के रेशो को हम लोग रिलेटिव परमिबिलिटी कहते हैं। याद है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ऐसी बनाया जाता था, अपसाइला अपॉन अपसाइला नॉट से, वैसी रिलेटिव परमिबिलिटी म्यू अपॉन म्यू नॉट से बनाई जाती है। अब ध्यान से देखो, काई भी डायमेंशनलेस है, म्यू आर भी डायमेंशनलेस है, तो मतलब इन दोनों नंबरों के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए। फिर से, जिसका काई बड़ा उसका म्यू बड़ा, जिसका म्यू बड़ा उसका म्यू आर बड़ा, सब कुछ एक साथ ही बढ़ता है, सबको एक साथ ही घटता है। लेकिन 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 ध्यान से देखिएगा, जिसमें म्यू आर बड़ा होगा और जिसमें काई बड़ा होगा उनमें रिश्ता होगा, या इन दोनों में एक रिश्ता होता है। म्यू आर और काई इक्वल नहीं आते हैं, ये दोनों नंबर ही, बट दे आर नॉट इक्वल। अभी क्या आता है रिश्ता, देखो, म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस काई। ये डिराइव करने के लिए ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बट ये सारे रिश्ते आपको छोटे छोटे ध्यान रखने। तो एक ये रिश्ता रट लो, दैट इज रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी कैसे बनता है एवरीबॉडी नोस। एक काय रट लो I बाय H, I अलग से रट लो M बाय V, दैट इज मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, और H अलग से रट लो B एक्सटर्नल बाय म्यू नॉट। ये 5 टर्म्स मैं बच्चों से कहता हूं, अगर अच्छे से पता है और फिर मैं कुछ मटेरियल की बातें बता दूं तो आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आती है। ये 5 टर्म्स बहुत बेसिक होते हैं। पहले आप ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको मटेरियल्स के बारे में बताना स्टार्ट करता हूं। तो एक स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका लो, देन आई विल टेल यू अबाउट मटेरियल्स। ओके, चलो स्टार्ट करें। यस, तो अगर हम मटेरियल्स की बात करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, कुछ मटेरियल्स चिपकते हैं, कुछ नहीं चिपकते, और कुछ रिपेल भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। तो ऐसे में हम मटेरियल्स को मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फेरोमैग्नेट, दूसरी कैटेगरी हमारी होती है पैरामैग्नेट, और तीसरी कैटेगरी हमारी होती है डायामैग्नेट। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरीज कैसे डिवाइडेड होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेट के बगल में ला करके कौन कैसा फील करवाता है। अगर मैग्नेट के बगल में लाके वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं, खतरनाक खच, जैसे मैंने आपको इधर आयरन करके दिखाया, ये तो मैंने थोड़ा सा बार बचा लिया, वरना पिछली बार बहुत, अरे हट जा, ये अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज आयरन। आयरन की बात करें, कोबाल्ट की बात करें, निकल की बात करें, ये सारे लोग स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो जो भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा इसको हमेशा फेरोमैग्नेट कहा जाएगा। बात करें अगर पैरामैग्नेट की, पैरामैग्नेट क्या होते हैं? पैरामैग्नेट वो होते हैं जो थोड़े वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ये अट्रैक्ट होते हैं, बाय द वे ये अट्रैक्ट होते हैं, बट दे गेट अट्रैक्टेड वेरी वीकली, वो आप पता नहीं चलेगा, बट दे स्टिल गेट लिटिल अट्रैक्टेड, ये लिटिल अट्रैक्टेड होते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं जो वीकली रिपेल्ड होते हैं, मतलब ये रिपल्शन मारने लगते हैं। आप इनके पास मैग्नेट लेके जाओगे, नहीं 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 नहीं, ये ऐसे हल्के से भगने लगते हैं, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिज्म। और ये बोला जाता है ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है आपके अंदर, मेरे अंदर। आपने देखा होगा फ्रॉग लेविटेशन जो किया जाता है, ये लेविटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है डायामैग्नेटिज्म से करवाया जाता है। सो डायामैग्नेटिज्म एक पॉपुलर टर्म है और ये एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी भी मानी जाती है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल मतलब रिपल्शन, हल्का हल्का। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने से पार करने देते हैं। ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। सो ये पार करने देते हैं, अपने से लाइनों को सुकोड़ते हैं। ये कहते हैं हाँ ठीक है, एक कात आ जाए तो ठीक है, ऐसा ठीक ही ठीक है, हाँ ठीक है। ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, गलत बात, मेरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना जाए तो बेहतर है, एक कात चली जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे से लाइनें रिपेल करें। तो ये इनका मैग्नेटिक डायग्राम होता है, अलग से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं बिहेवियर अंडर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो अगर आप इनको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में रखते हैं तो ये वाले जो मटेरियल है ये हमेशा स्ट्रॉन्गर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमेशा ये देखते हैं कि कहां पर खाने को ज्यादा मिल रहा है, जहां पर फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हमेशा उस तरफ जाएंगे, राइट। तो दे विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड एंड दे विल ऑलवेज गो फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर साइड। अब आप भीड़ देख रहे हो, आपको भीड़ पसंद है तो आप भीड़ में और घुसोगे, लेकिन जिसको भीड़ नहीं पसंद है भीड़ से दूर जाएगा, राइट। तो इनको भीड़ पसंद है, इनको लाइनें जहां पास पास होती हैं वो रीजन इन्हें पसंद है। ऐसी कंडीशन में दे ऑलवेज मूव फ्रॉम लो इंटेंसिटी टू हाई इंटेंसिटी। जहां लाइनें दूर दूर है वहां से लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी की तरफ जाती हैं।
ये भी जाते हैं उस तरफ, लेकिन हल्के हल्के से, मैंने ये इनका काम बस हल्का हल्का रखना है। तो ये वालों के छोटा भैया ये है, तो ये भी जाते हैं लेकिन धीमे धीमे ही जाते हैं, हल्के हल्के से जाते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं भाई, हमको भीड़ पसंद नहीं है, हमको लाइनें जहां पास पास है वहां नहीं जाना है, हमें वहां जाना है जहां लाइनें दूर दूर हैं। लाइनें दूर दूर मतलब जहां इंटेंसिटी वीक है, ये रिपेल करते हैं और ये वीकर इंटेंसिटी की तरफ जाते हैं। सो दे मूव टू हाई टू लो, हाई टू लो की तरफ जाते हैं, हायर से लोअर की तरफ भागते हैं, लोअर की तरफ भागते हैं। ठीक है, चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं कि हमारा टेम्परेचर का क्या अंतर पड़ता है। मेजर जो क्वेश्चन आज तक जेई में देखने को मिले हैं, नीट में देखने को मिले हैं, इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर्स। अब टेम्परेचर का क्या रिश्ता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अबव क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो हम जब टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, काईटी ग्राफ बनाते हैं, तो मैं काईटी ग्राफ यहीं बना देता हूं। सो इसका काईटी ग्राफ ऐसा दिखता है, देख लो अच्छे से, है ना। तो एक टेम्परेचर आता है जिसको बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर, उसके बाद ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं, और पैरामैग्नेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ को फॉलो करते हैं। तो अबव क्यूरीज टेम्परेचर दे बिकम पैरामैग्नेटिक। इसके पहले इनका नेचर कॉम्प्लेक्स नेचर होता है, इसलिए वहां पे ग्राफ बनाया नहीं जाता। तो आपको तो वैसे भी क्यूरीज टेम्परेचर के बाद के टेम्परेचर्स में इसमें बातें ध्यान रखनी है। इट दे बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, काय बिकम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन बात जब करते हैं अपन लोग डायामैग्नेटिक की, है ना, सॉरी पैरामैग्नेटिक की, तो पैरामैग्नेटिक हमारा टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिश्ता ही फॉलो करता है, सिंपल। तो ये तो पैदाइशी इनवर्स रिश्ता फॉलो करते हैं, ये क्यूरीज के बाद इनवर्स रिश्ता फॉलो करते हैं, इसलिए ये थोड़ी टेम्परेचर के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। आपने इनको गर्म किया, गर्म किया, गर्म किया, दे विल लूज इट्स प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी लूज करने के बाद दे विल शो डायामैग्नेटिज्म। ये सिंपल डायामैग्नेटिज्म दिखाने लगते हैं, और डायामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं हमें टेम्परेचर से कोई अंतर नहीं पड़ता। बेटा इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, वो लॉजिक्स बताने का भी समय नहीं है, लेकिन यस अभी केवल ध्यान रखेंगे इसका काय का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बिल्कुल सिंपल रहता है, वो भी नेगेटिव। अब नेगेटिव काय का मतलब क्या होता है, तो नेगेटिव काय का मतलब होता है दे गेट रिवर्स मैग्नेटाइज्ड। इन सबके काय पॉजिटिव है, इन सबके काय पॉजिटिव है, इसका काय नेगेटिव रहता है, तो इसका काय नेगेटिव रहता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं परमीबिलिटी। परमीबिलिटी मैंने आपको बताया, जिसका काय बड़ा दैट इज फेरोमैग्नेटिक, उसकी परमीबिलिटी ज्यादा, जिसका काय छोटा उसकी परमीबिलिटी 1 से छोटी, ये रिलेटिव परमीबिलिटी है म्यू आर। अब देखो जिसका काय पॉजिटिव तो म्यू आर होता है 1 प्लस काय, ठीक है, म्यू आर होता है 1 प्लस काय। तो जिसका काय पॉजिटिव है उसके लिए तो वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी, जिसका काय पॉजिटिव है उसके लिए वैल्यू थोड़ी 1 से बड़ी आ जाएगी, लेकिन जिसका काय नेगेटिव है उसके लिए वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, ये माइनस होने लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए म्यू आर लेस देन 1 हो जाता है, बिकॉज काय इज नेगेटिव। तो काय इज नेगेटिव एंड म्यू आर इज लिटिल लेस देन 1, है ना, लिटिल लेस देन 1, और काय इज नेगेटिव। अगर काय -1 हो गया, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर काय -1 हो गया सो दैट्स कॉल्ड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। सो अगर काय की रेंज भी देखे ना तो ज्यादा से ज्यादा -1 तक जा सकता है, क्योंकि उसमें रिलेटिव परमिबिलिटी 0 हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना आपकी एक हद है, ऐसा नहीं घुसे चले आ रहे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हद है। सो म्यू आर छोटे से छोटा 0 और काय नेगेटिव से नेगेटिव अगर -1 हो गया तो दैट्स कॉल्ड परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, खासकर सुपर कंडक्टर्स में देखने को मिलता है जिसमें क्वांटम लॉकिंग कर दी जाती है। तो सुपर कंडक्टर्स में ऐसा किया जाता है, टेम्परेचर को इतना घटा दिया जाता है कि वहां पे परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है आपको यहां पर। ठीक है, आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी तो जैसे कि मैंने बता दिया ये काय की बातें हैं, ये काय की बातें मैंने ऑलरेडी यहां लिख दी हैं। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो इसके एग्जाम्पल है आयरन, मैंने आपको अभी आयरन का बताया, आयरन बहुत ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो ये हमारा एल्यूमिनियम सेक्शन है, और ये अब मैं तो फील कर पा रहा हूं बट आप फील नहीं कर पाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, तो एक्चुअल में बहुत हल्का सा उसको अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत हल्का सा, वो आप फील नहीं होगा, यहां दिखेगा भी नहीं, बट इट इज गेटिंग स्लाइटली अट्रैक्टेड। मुझे ऐसा हवा वैसी फीलिंग आ रही है, हल्का सा ऐसा लग रहा है कि वो खिंच रहा है। अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट हल्का सा देखो, बहुत पास लाने से खिंच रहा है। इसका मतलब क्या है, इस पे पैरामैग्नेटिज्म है। और अगर मैं बात करूं किसी मटेरियल जैसे कि कॉपर,
कॉपर, ये कॉपर का पाइप है, कॉपर में ये तो डायामैग्नेटिज्म है, तो पास लाने से कॉपर दूर भागता है, पता है मैं अपने हाथ से मस्ती नहीं कर रहा है ना, ये तो मैं ये मतलब बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, देखने को भी नहीं मिलता है, हल्का सा डायमंड। मैं बहुत बड़ी मैग्नेट खरीदने वाला हूँ अभी, और उससे मैं आपको ये परफेक्टली प्रूव करके भी दिखाऊंगा डायामैग्नेटिज्म कैसे होता है। तो ये 3 चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, 3 एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने हैं। इसके 3 एग्जाम्पल फी को नी से मैं बच्चों को बता देता हूँ। फी को नी, ये आप ध्यान रख सकते हैं, फी को नी, ठीक है जी। अब एक लास्ट बात और बता देता हूं, सबके एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आई वर्सेस एच ग्राफ। आई वर्सेस एच ग्राफ, कुछ लोग उसको एम वर्सेस बी ग्राफ भी बोलते हैं, एक ही बात होती है। आई एच ग्राफ ध्यान से देखिएगा। आई एच ग्राफ का मतलब कि मैं जैसे जैसे इनका एच बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इनके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैं एच बढ़ाऊंगा, हाउ मैग्नेटिज्म विल इंक्रीज। इसके अंदर आप जब एच बढ़ाते हो तो मैग्नेटिज्म बढ़ता है 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 बढ़ता है, इट बिकम्स अ सैचुरेशन, इट कम्स टू अ सैचुरेशन पॉइंट, इट बिकम्स कांस्टेंट। मैं आपसे बोलूं पढ़ो 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 पढ़ो, बहुत पढ़ो बहुत पढ़ो बहुत, जब आप दिन के 24 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो आप बोलेगे सर क्या कर रहे हो, और कितना पढ़ो, मोटिवेट हो जाओ मोटिवेट। अब आप दिन भर ही रीलें देख रहे हैं मोटिवेशन ही वाली, फिर काय का मोटिवेशन, फिर तो खत्म है। जिस चीज़ के लिए मोटिवेट होने के लिए रील देख रहे हैं आप वो कर ही नहीं रहे। तो इसका मतलब एक लिमिट होती है हर चीज़ की, वैसे अच्छे होने की भी एक लिमिट होती है, बुरे होने की भी एक लिमिट होती है। फेरोमैग्नेटिज्म में भी मैग्नेटिज्म की एक लिमिट आ जाती है एक पर्टिकुलर एच के बाद। अगर इसके बाद आप लौटना स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ रिटेंशन दिखाते हैं, फिर आपको याद होगा ये एक बनता है हिस्टेरेसिस कर्व। ये हिस्टेरेसिस कर्व हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ट्रू होता है। इस पॉइंट को हम लोग उसकी रिटेंटिविटी कहते हैं, जितना वो रिटेन कर रहा है, और इस पॉइंट को हम उसकी कोएर्सिविटी कहते हैं। जब भी हमें बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना होता है तो हम लो कोएर्सिविटी एंड लो रिटेंटिविटी वाले मटेरियल्स को यूज करते हैं। तो लो कोएर्सिविटी मतलब ये कम होगा डिस्टेंस, और ये भी डिस्टेंस कम होगा। मैं ऐसे बच्चों को याद दिलाता हूं, पतली चिड़िया, तो पतली चिड़िया फॉर बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेट। तो अगर आपको कहीं बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना है तो उसको सॉफ्ट मैग्नेट बनाना है। सॉफ्ट मैग्नेट के लिए आप ये यूज करते हैं, खासकर ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज करते हैं, खासकर जनरेटर्स के अंदर जहां भी मैग्नेट्स यूज होती हैं एज अ कोर, वहां पर आप सॉफ्ट मैग्नेट्स यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं हार्ड मैग्नेट्स की, तो हार्ड मैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेट्स जो होती हैं, हार्ड मैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेट्स जो होती हैं, वो हाई कोएर्सिविटी, यहां मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, एंड हाई रिटेंटिविटी होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, बनी दोनों फेरो से बनी होती हैं, लेकिन एक की कोएर्सिविटी हाई और एक की रिटेंटिविटी हाई। तो देखो थोड़ा सा मैं चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं सवाल कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बार बेसिक्स दे देता हूं। इसके बाद आता है हमारा सुंदर सा पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। ये कहता है भैया तुम तो एच बढ़ाओ मैं आई बढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत वीकली मतलब हफ्ते वाला वीकली नहीं रहे, बहुत वीकली मतलब बहुत धीमे धीमे। तो इसका आई और एच का ग्राफ लगभग स्ट्रेट लाइन होता है, इसका टेन थीटा पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा यहाँ पे काई बताता है आई बाय एच के बराबर है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा ये इसके साथ क्या होता होगा। इसका भी आई एच बढ़ा के आई बढ़ता है, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि इसकी स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका काई नेगेटिव होता है, तो इट इज नेगेटिव काई, ठीक है भाई। इतनी बातें देखो मैंने जल्दी जल्दी बताई है थोड़ी सी, तो प्लीज ये मत सोचना कि अरे यार सर ने एक भी चीज समझाई नहीं बहुत ज्यादा। बट यस, अगर हम बात करते हैं अपने सेशन अप्रैल अटेम्प्ट की, या हम बात करते हैं अपने 5 मई के नीट के पेपर की, तो इतनी बातें एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, वो तो रिवाइज करने ही करने हैं, लेकिन ये मेन बातें हैं, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। चलिए भाई, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 2 स्क्रीनशॉट मैं लेने पे मजबूर करूंगा आपको, मजबूर तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि भाई ये 2 रिकमेंड करूंगा, ये 2 आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट, यहां पे तो काई की वैल्यू मैंने लिख दी है वैसे, ठीक है, और एक लास्ट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लीजिए या नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब काम आने वाली बातें हैं। विच ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन राउंड। बहुत बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर थ्योरी तो हमें पता दी, तो कोई बात नहीं, आप थ्योरी स्किप भी कर देना आगे आके, बट अभी मैं बताने वाला हूं आपको क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो पहले मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगा रखे और उसके बाद मैंने लगा रखे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत प्यार से करना है, बढ़िया क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, मजे से आंसर करते चलेंगे।
फटाफट आप लोग भी जवाब देते चलो। 2023 के पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैंने बोला थ्योरेटिकल क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले मिलेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आराम से पढ़ेंगे। द डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मैंने अभी भी बताया डायमैग्नेटिक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन अ डायमैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो अंदर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है, जो अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, वो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। यस, दिस इज ट्रू। तो अगर हम देखें तो पहला हमारा फॉल्स है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज ट्रू, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जल्दी जल्दी करेंगे इनका आंसर, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें खटाखट करने। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फटाफट पढ़िए और खटाखट इसका आंसर भी करिए। तो चलिए स्टेटमेंट 1 पढ़ लेते हैं जल्दी से, पढ़ो 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 जल्दी स्पीड में। Susceptibilities of paramagnetic and ferromagnetic substances increases with decrease in temperature. Susceptibility टेम्परेचर घटाने से बढ़ती है, हाँ उल्टा रिश्ता होता है, काय टेम्परेचर के इनवर्स चलता है, चाहे पैरा ले लो चाहे फेरो ले लो, दोनों में काय टेम्परेचर के उल्टा चलता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। डायमैग्नेटिज्म इज द रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्चुअल में डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में घूम रहे होते हैं, और जब वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होते हैं तो अपन जब मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक फास्ट हो जाता है एक स्लो हो जाता है, और इस वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स उल्टे मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो उसके पीछे का रीजन उनके इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन ही होता है। तो ये डायमैग्नेटिक इज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेवलपिंग मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। तो दोनों ट्रू है, और दोनों ट्रू, फिर से हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर ये वाला पार्ट थोड़ा सा बता दीजिए, तो मैं फिर से बता देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है। तो अगर हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो फैराडेज का नियम लगते हुए आपका एक इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन स्लो हो जाता है। तो जो दो मैग्नेटिक मूवमेंट पहले कट रहे थे उनमें से एक मैग्नेटिक मूवमेंट बच जाता है, और जो छोटा सा मैग्नेटिक मूवमेंट बचता है वो मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा बचता है, क्योंकि फैराडेज का नियम लग रहा है। तो उल्टा बचता है, इस वजह से हमारा नेट डाइपोल उल्टा क्रिएट होता है। ये हमारे डायमैग्नेटिज्म के पीछे का रीजन होता है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अगर इतनी सी भी बात ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉफ्ट आयरन इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जिसको बार बार मैग्नेटाइज करे, डीमैग्नेटाइज करे, दिक्कत ना आए, क्योंकि हम जब चाहें तब मैग्नेट बने, जब चाहे ना बने, मतलब टेम्पररी मैग्नेट, मतलब सॉफ्ट मैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन कोर को यूज किया जाता है एज अ मटेरियल उसके अंदर। दिस इज बिकॉज ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर हैज, अब क्या होता है बच्चों को जब पढ़ के जाते हैं, मैंने भी अभी पढ़ाया, लो रिटेंटिविटी लो कोएर्सिविटी, वो फटाफट कहते हैं लो 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 पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। अभी देखो ऑप्शंस देखो क्या है, लो कोएर्सिविटी, लो कोएर्सिविटी, हाई परमिएबिलिटी। अरे भाई वो रिटेंटिविटी कह ही नहीं रहा है, तुम लो 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 करे रहे, तुम लो 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 करे आ रहे, करना ही नहीं है लो लो। यहां पे आपको ये देखना था कि भाई चाहे सॉफ्ट आयरन कोर हो, हार्ड मैग्नेट बनाए, सॉफ्ट मैग्नेट बने, कैसा भी बने, परमिएबिलिटी तो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि है तो फेरोमैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि परमिएबिलिटी तो हाई होनी चाहिए, वरना क्या मतलब है, फेरोमैग्नेट ही नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है। पहली बात तो परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए और कोएर्सिविटी लो होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब लो लो नहीं है, इसका सही जवाब होगा लो कोएर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, तो गलत हो गया। लो कोएर्सिविटी एंड लो परमिएबिलिटी, ये भी गलत हो गया। हाई परमिएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी, ये सही हो गया। हाई परमिएबिलिटी हाई रिटेंटिविटी गलत हो गया। तो देखो आप आराम से पढ़ोगे तो आपको सही ऑप्शन नजर आएगा, गलती मत करिएगा, ठीक है, दोहराइएगा मत ये गलतियां, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर के ग्राफ्स एंड एमएच ग्राफ। आईएच ग्राफ एमएच ग्राफ एक ही होते हैं, कभी यहां बी लिख देते तो एमबी ग्राफ भी वही होते हैं। फॉलोइंग प्लॉट शोज द मैग्नेटाइजेशन एम वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काय वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल रिप्रेजेंट अ डायामैग्नेटिक मटेरियल, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन डायामैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो पहली बात, डायामैग्नेटिक मटेरियल में आईएच ग्राफ नेगेटिव स्लोप बनाता है, इसका मतलब पहला तो ये ग्राफ हो गया, एमएच ग्राफ, आईएच ग्राफ, एमबी ग्राफ सब एक ही होते हैं, तो इनका नेगेटिव स्लोप हो गया, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इसका टेम्परेचर से काई का कोई रिश्ता नहीं होता, बस नेगेटिव होता है, तो काई का टेम्परेचर से कोई रिश्ता नहीं, दैट इज सी। तो आप सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं, ऑप्शन ए सी, ए सी विल बी द
राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक बार थ्योरी क्लियर हो गई तो खटाखट बच्चे इसको सॉल्व करते चले जाते हैं। विच ब्रिंग्स अस टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगेन एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। सो स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है, फॉर अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस काय की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, वेयर एक्स इज द वैल्यू ऑफ काय, काय की वैल्यू है, बिल्कुल सही कह रहा है, -1 से 0 के बीच में कहीं लाया करती है। Diamagnetic substance when placed in external magnetic field tends to move from stronger to weaker part। हाँ, ये भगते से हैं, इनको वीकर मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, ये जहां लाइनें कम होती हैं, जहां क्राउड कम होता है वहां भागते हैं, तो ऐसे वाले आइसोलेटेड थोड़ा सा रहते हैं। और ये वाला भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने खटाखट 4-5 क्वेश्चन निपटाए और आपकी थ्योरी भी रिवाइज करवा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। लो बेटा आ गया, अब आ गए हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अब पढ़ो इनको, ये वाले क्वेश्चन ना दिक्कत देते हैं। जो पढ़े अभी आपने ना वो तो सभी हो जाते हैं, सब जो थ्योरी पढ़ लेता है उससे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, एक बार अच्छे से रट लेता है थ्योरी। लेकिन ये वाले क्वेश्चन ना एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, जिसमें वो थ्योरी आपको अप्लाई करनी है थोड़ी थोड़ी। यहां पर आप थोड़े डगमगाते हैं, इसलिए अब यहां से कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज 99। आपको ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की कितनी दी है? 99। तो बेटा ससेप्टिबिलिटी 99 दी है, तो रिलेटिव परमिबिलिटी कितनी हो जाएगी रे? 99 + 1 100। ये फीलिंग आनी चाहिए आपको, जब भी ऐसा वर्ड देना 99 499, तो कोई ऑफर नहीं चल रहा है वहां पे, कोई ऑफर नहीं चल रहा है कि वो कह रहे हैं अरे आओ 499 499 499। कहना चाह रहे हैं कि 1 खुद से जोड़ ले बोंदू और रिलेटिव परमिबिलिटी बना ले। तो अपन यहीं की रिलेटिव परमिबिलिटी बना लेते हैं 100। ठीक है, चलो मैंने यहीं कहीं बना दी, मेरे को फीलिंग आती है, आपको भी आनी चाहिए। द परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन, अच्छा परमिबिलिटी पूछ रहा है, रिलेटिव तुमने बना ली, आपसे वो परमिबिलिटी पूछ रहा है, म्यू नॉट दिया है, तो बेटा रिलेटिव परमिबिलिटी बनती है परमिबिलिटी अपॉन परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आपकी परमिबिलिटी बनेगी म्यू आर म्यू नॉट। हाउ मच इज म्यू आर? 100। एंड हाउ मच इज म्यू नॉट? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कोई तुम्हें तुम्हारे आंसर निकालने से नहीं रोक सकता। 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। आंसर तैयार, 4 पाई इंटू 10 की पावर -5। आ रहा है? अरे इजी है, इजी है, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो 2019 में क्या पूछा था बच्चों से। A paramagnetic material has 10 to the power 28 atoms per meter cube। ये पता नहीं क्यों दिया एटम्स पर मीटर क्यूब दिया हुआ है कुछ। Its magnetic susceptibility at temperature 350 Kelvin is 2.8 into 10 की पावर -4। Its susceptibility at 300 Kelvin is, तो बेटा उसका तो मुझे कोई यूज नहीं नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने पैरामैग्नेटिक दिया है और एक टेम्परेचर पे ससेप्टिबिलिटी दी है, दूसरे टेम्परेचर पे पूछी है। और हमें क्या पता है कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्स चलती है मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अब टेम्परेचर केल्विन में रखना है, ध्यान रखना है। काय 350 रे, और काय 300 का जो रेशो होगा वो 300 बटे उल्टा होगा, 300 बटे 350 होगा। अब देखते हैं काय 350 पे कितना बोल रहा है। 350 पे कह रहा है 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4, और काय 300 पे तुम्हें निकालना है, तो काय 300 तुम लिख लो, ठीक है, इक्वल्स टू ये 0 0 5 का पहाड़ा पढ़ लो 6 7, ठीक है। अरे वाह, तो अरे यार कटने वाले लग रहा था 7 से पिटने वाला है, नहीं पिट रहा यार, पिट जाता मजा आया था, जल्दी कैलकुलेशन हो जाते। 7 इंटू करना पड़ेगा अब तो 2.8/6 इंटू 10 टू द पावर -4, मतलब 10 की पावर -4 तो सारे ऑप्शंस में है, तो मैं उसको नहीं छेड़ूंगा, बस इस पार्ट को आप कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा कैलकुलेट भी हवा में कर रहा हूं तो 3 पॉइंट समथिंग तो आ रहा है, लेकिन 3 वाले ऑप्शन बहुत सारे। अरे यार मैं सोच रहा हूँ कैसे ही बचाऊं कैलकुलेशन, बट ठीक है अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। 6 4 जा 24, और फिर 4 और आएगा तो 6 6 जा 36, और फिर 4 और आ जाएगा तो 6 6 जा 36, तो ये 466 के आसपास आ रहा है। आप 0.466 लिख सकते हैं इसको, मैं 0.46 ही मान के इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 0.46 इंटू 7, 7 6 जा 42, 7 4 जा 28, 28 हो 32, तो मेरे पास 3.22 से थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, थोड़ा सा ज्यादा। 3.2 ये नहीं है, 3.2 ये नहीं है, 3.2 ये ही सही जवाब होगा।
तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, वो आप नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आंसर आ रहा है बड़ा सिंपल सा रूल से कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में काय टेम्परेचर का उल्टा उल्टा होता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं। सर कुछ अच्छा सा कराओ, सर कुछ मजेदार सा कराओ, तो मजेदार मजेदार ये वाला करना जरा, 2020 का क्वेश्चन। करो करो, चलो पढ़ो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, मजेदार करना है। चलो ये पढ़ो, ये पढ़ो क्वेश्चन, ठीक है। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कितने बचे हैं अभी अरे बस यही लास्ट पार्टी चल रहा होगा, 2-3 क्वेश्चन और करने बस। पढ़ो पढ़ो जल्दी से, यहां से कुन्ना एंड टू एंड सारा क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ भाई वेरी गुड, पढ़ो 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 पढ़ो। चलो स्टार्ट। अ पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज अ नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ, ये क्या लिखा, ऑफ, अच्छा ऑफ 6 एम्पियर पर मीटर व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला। देखो ये क्या दिया है, ये आई दिया है, आई है ना। आई देने का तरीका होता है, आई कैसे बनता है पता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम से। देखो यूनिट सिस्टम भी सिखा रहा हूं, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे बनाया था, आई ए, कैसे आई ए, एरिया कैसे बना था मीटर स्क्वायर से, और वॉल्यूम कैसे बनती है मीटर क्यूब, ये एम्पियर हो गया, ये एम्पियर हो गया। देखे 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 एम्पियर पर मीटर आया, तो ऐसे पता चल जाता है ये क्या है, ये आई है। तो चलो यूनिट सिस्टम से भी ध्यान रखेंगे, ये आई है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिंग 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 नहीं है, जिंग होता तो एच होता, जेशन है, तो ये आई है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला, 0.4 टेस्ला भी इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बी एक्सटर्नल है, यहां लिख दूं, ये बी एक्सटर्नल है, ठीक है। एट अ टेम्परेचर ऑफ 4 केल्विन, और भी टेम्परेचर 4 केल्विन है, टेम्परेचर दिया है। व्हेन द सैंपल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला at a temperature of 24 Kelvin the magnetization will be। तो देखो क्या कर रहा है, पहली बात तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल दिया, बात नंबर 1। काय का टेम्परेचर के साथ उल्टा रिश्ता होता है, ये हो गई बात नंबर 2। काय के बारे में नहीं दिया है डायरेक्ट, सीधा सीधा नहीं बोला है, आई और एच देने के लिए आई और बी एक्सटर्नल दिया है। तो आराम से करेंगे हम, पहले अपना तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता है, 24 केल्विन पे पूछ रहा है, 4 केल्विन की इंफॉर्मेशन दी है, तो हम पहले लिख लेंगे काय 24, काय, अभी ऐसे ग्वालियर में बात करते थे, ऐसे काय काय करके बात करते, काय काय मोड़ा, तो काय 24 काय 4, तो काय 24 काय 4 अगर डिवाइड करे तो 1/24 नीचे आएगा और 4 ऊपर आएगा। तो पहली बात तो ये लिख लो 6, क्लियर। अब 24 का काय बनेगा आई बटे एच से, तो आई बटे एच अपॉन आई बटे एच बनेगा, काय आई बाई एच के रेशो से बनता है, यस सर, 1/6। अब देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा एच के अंदर, तो एच बनेगा बी एक्सटर्नल बटे म्यू नॉट, म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, ये भी बी एक्सटर्नल बटे म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, म्यू नॉट मार दो क्योंकि दोनों में सेम है। अब एक का आई 24 वाला आई तुम्हें निकालना है, तो 24 वाला आई तुम्हें निकालना है, इसको रोक लो, इसको आई डैश लिख देते हैं, इसको बी डैश लिख देते हैं। आई डैश तुम्हें निकालना है, बी डैश एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हो चुकी है 0.3, तो 0.3 नीचे लिख दो। आई जो पहले वाला था वो था 6, और बी जो पहले वाला था 0.4, तो वो चक के ऊपर आ जाएगा, वो हो जाएगा 0.4 इक्वल्स टू, आई थिंक मैंने इक्वेशन बना ली है और आंसर बनेगा। आराम से करना है, देखो ये मजेदार था, इसमें पहले काय का टेम्परेचर से उल्टा रिश्ता बनाना था, फिर काय को लिखना था आई बाय एच, और उसके अंदर एच को ठूसना था बी एक्सटर्नल बाय म्यू नॉट। लेकिन जितने टर्म्स मैंने पढ़ा है उसी से हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ एकदम नई बातें यूज हो रही है, नहीं हो रही ना। आपको बेसिक टर्म्स याद रखना, फालतू हवा नहीं बनाना है कि 50 चीजें पढ़ के जा रहे हो जो आ भी नहीं रही हैं, ठीक है। केवल बेसिक फॉर्मूले से चीजें आती हैं। तो आप 6 ने 6 को मारा, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया, 3/4 आई डैश का आंसर होगा, 3/4 ऑप्शन ढूंढो, आंसर पाओ, आगे बढ़ो, कमेंट बाजी कर दो। सो 3/4 0.75 इज अवर राइट आंसर। दिक्कत नहीं आएगी अगर सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई की जाती है, सही थ्योरी पढ़ी जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, सही लॉजिकली काम करे, कहीं दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और आंसर बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, इट विल नॉट बी लाइक अ कैंडी, खोली और खाली, ये ऐसा नहीं होगा ना, लड्डू नहीं होगा एकदम, मिलेंगे। अगर आप 25 क्वेश्चन की बात करते हैं अगर जेई के, तो आपको 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे लो बेटा खा लो, ये तो तुम खा लो वरना घर पे क्या मुंह दिखाओगे।
घर पे भी तो मुंह दिखाना है लौट करके। तो 6-7 क्वेश्चन पढ़े हो, 2 साल कोचिंग ज्वाइन करी है और यूट्यूब पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, खूब सारी शीटें सॉल्व कर रहे हैं, 2 साल तक आपने घर का आपने मग्गा तक नहीं उठाया, घर का है पानी के लिए ग्लास भी नहीं उठाने दिया आपके घर वालों ने, तो उसका तो वो लोग पूछेंगे कि 2 साल बाद। तो आईआईटी वाले भी समझते हैं, कहते हैं बच्चे को यार घर पे डांट ना पड़े, इसलिए 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, मैथ्स की बात नहीं कर रहा मैं, बट फिजिक्स में 6-7 क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं कि यार साल भर पढ़ा होगा तो इतना तो आता होगा। अब मक्कारी करी होगी तो वो भी नहीं है तुम्हारे लिए, बट अगर तुमने मक्कारी नहीं करी है तो 6-7 क्वेश्चन तो तुम्हें वो दिए जाते हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट कट वाले क्वेश्चन, फर्स्ट कट मतलब जिसमें एक बार ट्विस्ट होता है, जैसे ये एक ट्विस्ट है, इसके पहले वाला काय बाय टी एक ट्विस्ट वाले क्वेश्चन, ऐसे 7-8-10 क्वेश्चन और दिए जाते हैं। 18-19 क्वेश्चन यहां तक आपके पहुंच जाते हैं। 18-19 में आपका परसेंटाइल अराउंड वही अब वो डिपेंड करता है शिफ्ट का, इस बार तो बहुत नाटक हुआ था, बट फिर भी एक अंदाजन देता हूँ, 18 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो 72 नंबर के मान लीजिए, अराउंड आप 98-99 डिपेंडिंग ऑन द शिफ्ट, आप उतने 98 के आसपास पहुंच जाते हो एंड यू गेट अ डिसेंट कॉलेज, आप एक कॉलेज में भी जा सकते हो, ठीक है। बट इसके बाद जो 6-7 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से और घुमक्कर टाइप के होते हैं, वो डबल ट्विस्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। डबल ट्विस्ट मतलब एक बार घुमाओ फिर उसके बाद दोबारा घुमाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है। वो क्वेश्चन में भी अगर आपने 3-4 क्रैक कर लिए तो खेल तो समाप्त है, फिर तो आप जानते ही हैं, बल्ले ही बल्ले। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये जेई 2023 का क्वेश्चन है। कैसा आया था ध्यान से पढ़ो। द फ्री स्पेस इनसाइड अ करंट कैरिंग टोरॉइड इज filled with material of susceptibility 2 into 10 की पावर -2। तो पहले उन्होंने फ्री मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी दे दी है, अंदर की ससेप्टिबिलिटी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ इसलिए लेकर आया हूं। ससेप्टिबिलिटी 2 into 10 की पावर -2 दी गई है। आपको बोला गया है द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, अंदर उसके मैग्नेटिक फील्ड कितनी बढ़ जाती है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर, तो क्या लिखते हो, म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर उसके कोर में मटेरियल ठूस दिया जाए, तो इमेजिन करिए कि ये हमारा सोलेनॉइड है और मैं इसके कोर में कोई आयरन रॉड लगा दूं, है, मैं इसके कोर में कोई मटेरियल लगा दूं, तो मटेरियल अगर मैंने लगा दिया इसके कोर में, तो कोर में मटेरियल लगाने से रिलेटिव परमिबिलिटी हमारी मदद करती है। जैसे कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है, वैसे ही यहां पर रिलेटिव परमिबिलिटी से हमारा नया मैग्नेटिक फील्ड म्यू आर टाइम्स बढ़ जाता है। इससे फ्लक्स भी बढ़ जाता है, इससे एवरीथिंग इंक्रीजेस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो सबको फायदा होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अब म्यू आर कितना होगा, तो इन्होंने हमको ससेप्टिबिलिटी दे रखी है। और ससेप्टिबिलिटी कितना होता है, तो ये देखो 0.02, कितना वीक है, कितना वीक है यार, कितना वीक है। तो अगर ये 0.02 है ससेप्टिबिलिटी, तो रिलेटिव परमिबिलिटी हुई होगी 1.02 है, 1 ऐड कर दिया। और अगर रिलेटिव परमिबिलिटी 1.02 हुई होगी तो क्या खाक फायदा हुआ तुम्हारा है? 1 से 1.02 हो गई, 1 होता तो बराबर ही आता, 1.02 होने का सर जरा सा फायदा हुआ है। कितने का सर? 1 से 0.02 ज्यादा, मतलब 2% का फायदा है। तो आपको परसेंटेज में पूछे तो 2%, फ्रैक्शन में पूछे तो 2/100, इस तरीके से अपना आंसर चमकाना था। बहुत ही सिंपल। ध्यान क्या रखना है कि म्यू आर टाइम्स फील्ड, म्यू आर टाइम फ्लक्स, एवरीथिंग इंक्रीजेस बाय म्यू आर टाइम्स, ये सीधा सीधा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज रिलेटेड टू 2021। सो द वैल्यू ऑफ, आराम से चलो, तुम पढ़ो पहले, यहां से यहां तक तुम पढ़ो जल्दी से, फटाफट तुम पढ़ो यहां तक, फिर मैं फटाफट पढ़ के बताता हूं, ठीक है? जल्दी 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 फटाफट। द वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम ससेप्टिबिलिटी, देखो एल्यूमिनियम की ससेप्टिबिलिटी कैसी दी है, देखो फिर से वीक है, पैरामैग्नेटिक, देखती पता चल जाता है, 2.2 into 10 की पावर -5, पैरामैग्नेटिक। द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ स्पेस बिटवीन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फिल्ड विद एल्यूमिनियम। देखो फिर से परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, आराम से करो, बिल्कुल डायरेक्ट करोगे। देखो देखो ये स्मार्ट बॉय, इधर देखो, पहले बताओ 2.2 into 10 की पावर -5 का मतलब कितना हुआ, 0.0, चलो छोड़ो, 2.2 into 10 की पावर -5 क्या है तुम्हारी ससेप्टिबिलिटी है। पहले इसको अपन 1 में ऐड कर देते हैं, तो ये हो गई तुम्हारी रिलेटिव परमिबिलिटी, और 1 से जितना बड़ा हुआ इंटू 100 कर देंगे सीधा परसेंटेज, तो आपका 1 में कुछ ऐड होगा, ये डेसिमल में अगर देखना चाहो तो ऐसा देख लो, 0.00022, सही किया मैंने? एक और आएगा क्या, 0, एक 0 और आएगा, 22 ऐसा आएगा, हाँ ठीक लग रहा है अभी, है ना? तो इस तरीके का आया होगा,
तो 1.0000022 इतनी सी तुम्हारी परमिबिलिटी में फायदा हुआ है। अगर रिलेटिव परमिबिलिटी 0.00022 ऐसे फायदा हुआ है तो इसका मतलब परसेंटेज में कितना फायदा हुआ है, तो 0.000, मैंने रायता आपके चक्कर में फैलाया है, वरना मैं इतना करता नहीं, मैं तो डायरेक्ट वहीं पावर में सॉल्व कर देता। तो 0022 है ना, या 22/10⁴। तो ये तो मैं पावर में खेल लेता, लेकिन ठीक है आपके लिए कर दिया। 22 विल बी द राइट आंसर। एक्स की वैल्यू पूछ रहे थे, तो 22 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया? तो आपको तो 1 के आगे देखना है। पिछली बार में यही देखा हमने, 1 के आगे कितना आया, 1 के आगे 0.02 आया, तो परसेंटेज में 2% हो गया, फ्रैक्शन में 2/100 हो गया। वैसे यहां भी 1 के आगे कितना आया, 1 के आगे आ गया फिल्ड विद एल्यूमिनियम, ठीक है। परसेंटेज पूछा था, इसमें भी परसेंटेज, मैं ये चेक कर रहा था, परसेंटेज ही पूछा था तो उसमें 100 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रैक्शन पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं। 2020 ये फिर से एक क्वेश्चन आया है, और ये ऐसे वाले क्वेश्चन है जिनमें रिलेटिव परमिबिलिटी आपने देखे होंगे। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे होंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत आराम से देखो इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और यहां आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर आप फंसते हो। एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम, देखो आयरन रॉड की वॉल्यूम दी है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है वॉल्यूम तो वहीं आती है आई के फॉर्मूले में, है ना, ठीक है। एंड रिलेटिव परमिबिलिटी 1000, अच्छा ठीक है, इज प्लेस एट द कोर इन द सोलेनॉइड विद 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर। मैंने कल की क्लास में बताया था 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते हो तो 100 ऊपर आता है, तो ये एक्चुअली 1000 टर्न्स पर मीटर है, ठीक है। इफ करंट of 0.5 ampere is passed through the solenoid, then the magnetic movement of the rod will be, देखो बेटा, अगर अंदर से आपने कुछ करंट पास किया सोलेनॉइड से, रॉड के अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, हम सोलेनॉइड में करंट चला रहे हैं, हम सोलेनॉइड में कॉइल में करंट चला रहे हैं, और अंदर हमारा मटेरियल रखा हुआ है, तो सोलेनॉइड में यूं करंट जा रहा है, फील्ड बना रहा है, वो फील्ड हमारे अंदर के मटेरियल के लिए एक्सटर्नल फील्ड बन रही है, और वही एक्सटर्नल फील्ड उसके अंदर इंडक्शन दिखा रही है, उसके अंदर आई डेवलप कर रही है, और उसका काय का वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू, रिलेटिव परमिबिलिटी का वैल्यू गिवन है। करें अपन, आराम से करें। हमें निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप्ड इनसाइड, तो हम बढ़िया सा फॉर्मूला लगाएंगे, काय इक्वल्स टू आई बाय एच, ठीक है जी, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही, काय इक्वल्स टू आई बाय एच। काय को लिखेंगे 999। अरे सर ऑफर चल रहा है, अरे ऑफर नहीं चल रहा रे, 1000 रिलेटिव परमिबिलिटी है, तो काय हो गया 999 इक्वल्स टू आई बाय एच। अब आई में होगा मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ ये देखो यहां छुपे हैं दादा, ये निकालना है आपको। और एच क्या है, एच है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बटे म्यू नॉट, तो इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले बेसिक सारे बताए थे। तो नो इक्वल्स टू मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम देखो कितनी है, 10⁻³ तो 10⁻³ यहां लिख देता हूं नीचे। बी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई, सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड ही दे रहा है एक्सटर्नल फील्ड, म्यू नॉट एन आई बटे म्यू नॉट कैंसिल, तो बेटा एम का आंसर होगा, कोई सॉल्व करो रे, 10⁻³। अच्छा एक बात सुनो, 999 को 1000 ही लिख लूं, नहीं सर मत लिखो, अरे बुरा मत मानो यार, 1000 लिखने दो, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। 1000 इंटू 10⁻³ मजा आ जाएगा, देखो तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ देखो डायरेक्ट कैंसिल, सीधा एन आई ही तुम्हारा आंसर है, सीधा एन आई ही तुम्हारा आंसर है। एन आई, एन कितने हो तुम, 1000, और आई तुम कितने हो, आई कहां हो 0.5, क्या आंसर आ रहा है आपका, 500 रुपया, 500 हमारा आंसर है, 500 नहीं, ये तो गलत, ये वाला ये गलत मत कर देना, 500 पावर देखना, 500 ये वाला, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। मजा आया? तो मैंने आपको मटेरियल्स की थ्योरी भी बता दी, तो थोड़ा सा थ्योरी जिसको थोड़ा कमजोर थी उसको मैंने डिटेल में थ्योरी बता दी थोड़ी सी, और साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता दिए, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करा दिए जहां वीकेस्ट रहते हो। तो देखो ये मैं नहीं चाहता कि आप ना कहीं भी ऐसे अपॉर्चुनिटी को मिस करे जिसका क्वेश्चन बनाना आसान था लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करी थी, या आपको टर्मोलॉजीज नहीं क्लियर थी, या आपकी थ्योरी प्रॉपरली क्लियर नहीं थी, तो आपने फालतू वो सस्ता क्वेश्चन छोड़ दिया। तो ये मैं चाहता हूं कि इस साल के अटेम्प्ट में, इस बार के पेपर में, जो भी पेपर में आप बैठने वाले हैं उसमें आप ये क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर बना के आए, ठीक है।
तो दिस इज द एंड ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड आवर 5th चैप्टर ऑफ क्लास 12th। तो मतलब अब हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास में, दैट इज डे 28, और डे 28 में हम कवर करने वाले हैं अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है, तो जुड़ जाइए हमारी सीरीज के साथ और 28वें दिन का इंतजार करिए। नहीं, यहां से 28 दिन नहीं, बट 28th डे, लेट्स वेट फॉर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।